तो यार आज के पॉडकास्ट में हम लोग 4 टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं और हर एक टॉपिक का जो स्टोरी है ना, मतलब द थीम ऑफ दिस पॉडकास्ट इज गोइंग टू बी अबाउट द अंडरडॉग्स। कैसे हर एक मैच जो कि हम डिस्कस करेंगे, एक अंडरडॉग ने अगेंस्ट द ऑड्स जाके एक फेवरेट टीम को हराया है। चाहे हम लोग स्टार्ट करें वो मुंबई और एसआरएच के मैच से, कहाँ मुंबई बॉटम ऑफ द टेल पे सड़ रही थी, एकदम अगेंस्ट द टाइड जाके मुंबई ने उनको हरा दिया। फिर उसके बाद बात करेंगे कैसे डीसी ने आरआर को हराया, जो कि टेबल टॉपर्स थे इतने हफ्तों तक, फाइनली उनका डोमिनेंस तोड़ दिया और डीसी का तो एक आउटसाइड चांस भी बन गया अब प्लेऑफ्स में आने का। फिर हम लोग एसआरएच और एलएसजी का प्रीव्यू भी करेंगे, जो कि आज होना है मैच, एंड इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी क्रूशियल मैच बिकॉज मुझे लगता है इस मैच में जो जीतेगा ना वो काइंड ऑफ कंफर्म करने वाला अपना प्लेऑफ स्पॉट, और जो हारेगा वो शायद काफ़ी हद तक बाहर भी हो सकता है। तो बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनिंग मैच होने वाला है। एंड एंटरटेनमेंट की बात कर रहे हैं तो लास्टली हम लोग को पीएसजी और डॉर्टमुंड का मैच तो कवर करना ही है, बिकॉज another day, another UCL knockout and another bottle job by PSG। कैसे डॉर्टमुंड ने अगेंस्ट ऑल दी ऑड्स वंस अगेन एज एन अंडरडॉग PSG को उनके घर पे जाके हराया, 2 मैचेस में क्लीन शीट्स रखी। इसको एकदम डिटेल में ब्रेक डाउन करेंगे और रिएक्ट भी करेंगे इसके ऊपर। तो भाई शुरू कर देते हैं पॉडकास्ट को। सो विल स्टार्ट विद SRH वर्सेस MI। और ये मैच में मुझे याद है मैंने प्रीव्यू जब बनाया था स्पेसिफिकली मैंने कहा था कि मेरे पास कोई लॉजिकल रीज़न नहीं है, बट मेरी गट फीलिंग ये कह रही थी कि अगर MI चेस कर रही होगी ना तो वह जीत जाएगी ये मैच। एंड कोई लॉजिक था नहीं इसका, ऑनेस्टली मैं आपको झूठ बोल रहा हूँ अगर मैं कहूँगा कि मैंने इसके पीछे बहुत दिमाग लगाया, क्योंकि SRH पहले बैटिंग करता तो उनकी स्ट्रेंथ ही वही है, एंड MI वैसी अभी फिसली हुई टीम है तो वो तो चाहेगी कि वो पहले बैटिंग करे ताकि SRH अपनी स्ट्रेंथ पे ना खेल पाए। लेटली वानखेड़े पे सारे मैचेस पहले बैटिंग करके भी जीते जा रहे थे, तो कोई लॉजिक था नहीं मेरा ये बोलने का, बट आई जस्ट हैड अ गट फीलिंग एंड आई एम हैप्पी दैट वो चीज़ सही हो के आई। मुंबई ने टॉस जीता इस मैच में एंड उन्होंने चेस करने का डिसीजन लिया। आई थिंक ये पिच, दिस वॉज वंस अगेन अ वेरी स्पोर्टी पिच इन द सेंस कि बैट और बॉल के बीच में थोड़ा इवन कॉन्टेस्ट बनाने की कोशिश थी, जो कि BCCI जैसे कि हमने पिछले पॉडकास्ट में डिस्कस किया था कि हर वेन्यू पे अब आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा हाई स्कोर्स नहीं देखने को मिलेंगे, वो 250 वाले दिन अब गए। एंड सो जो KKR वाला मैच था वानखेड़े पे वो थोड़ा स्पिन को एड कर रहा था, एंड उसके थ्रू एक इवन कॉन्टेस्ट हमें देखने को मिला था बैट और बॉल के बीच में। यहाँ पे उल्टा था, यहाँ पे भी कॉन्टेस्ट हमें इवन देखने को मिल रहा था दोनों डिपार्टमेंट से, बट उसके पीछे का रीज़न स्पिन नहीं था, इट वॉज द असिस्टेंस गिवन टू द पेसर्स। थोड़ी घास थी यहाँ पे, टिंज ऑफ ग्रास था, बॉल अच्छा सीम मूवमेंट ले रही थी ऑफ द विकेट, तो पेसर्स का नेचुरली रोल बढ़ गया था इस गेम में काफ़ी ज़्यादा ना, उनके थ्रू ही बैट्समैन को रिस्ट्रिक्ट करा गया। ड्यू का फैक्टर भी था, तो नेचुरली चेस करने के लिए एक और रीज़न भी मिल जाता है। एंड अगर मैं चेंजेस की बात करूं तो यहाँ पे मुंबई के लिए कंबोज आते हैं फॉर क्वेटजी, एंड ये भी मैंने प्रीव्यू में डिस्कस किया था कैसे क्वेटजी ऑल दो विकेट्स ले रहा है, बट इफ़ यू नोटिस वो क्रूशियल मोमेंट्स पे आके ना काफ़ी रन्स लीक कर देता है, जो कि फिर बाकी बैट्समैन जो होते हैं उनको लिबर्टी दे देते हैं कि बुमराह को हम मारना चाहेंगे ही नहीं, कोई ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज हम अटैक कर लेंगे क्वेटजी को, वहाँ से कॉम्पनसेट हो जाएगी बात। इन लोगों ने वो चीज़ को रेक्टिफाई करा, एंड ऑल्दो कंबोज की थोड़ी मिक्स्ड बैग वाली परफॉर्मेंस थी, उसको भी ब्रेक डाउन करेंगे आगे जाके, बट आई वाज हैप्पी कि इन लोगों ने इस डायरेक्शन में ये डिसीजन लिया गया। मतलब टू स्टार्ट विद उनके प्लेइंग लाइन में सिर्फ 2 ही फॉरनर्स थे, बाद में तो सारा आ जाता है, वरना ऑन पेपर सिर्फ 2 ही फॉरनर्स खाए थे, बहुत रेयर होता है ऐसा। एंड आई थिंक ये लग्जरी से मुंबई के पास ही है। एज फार एज SRH इज कंसर्न, मयंक अग्रवाल आ गए थे अनमोल प्रीति जगह पे, एंड मुझे नहीं समझ में आया यार कि क्यों मयंक अग्रवाल को लाया गया, क्योंकि पर्सनली आई थिंक यहाँ पे मार्करम या फिर ग्लेन फिलिप्स को वापस लाना चाहिए था, वो यानसन वाला प्लॉट प्ले ऑफ कर नहीं रहा। तो ये मैंने प्रीव्यू में भी कहा था, एंड आई वॉज क्वाइट डिसअपॉइंटेड कि SRH ने क्यों कराई है। एंड मैं आपको अभी से बता दूँ SRH के जितनी फैंस हैं कि मैं काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ SRH से इस मैच पर्टिकुलरली, और मैं क्यों अपनी फीलिंग शेयर करूँगा थ्रू आउट दिस गेम, बिकॉज आई फील काइंड ऑफ बिट्रेड एंड आई शेयर हाउ। बट कमिंग टू द फर्स्ट इनिंग्स, ठीक है, हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि पहले पावर प्ले के अंदर 56 रन्स बनते हैं और 1 विकेट गिरता है। ट्रैविस हेड ने बहुत ही ज़्यादा नर्वी स्टार्ट करी थी, बहुत ज़्यादा फंस के खेल रहा था, बट ये जो अच्छे प्लेयर होते हैं ना, जिनका अच्छा वक्त भी चल रहा होता है कि भाई स्किल तो है, साथ के साथ भगवान भी साथ में है, उनके पास नहीं एबिलिटी होती है कि भले ही वो स्ट्रगल भी कर रहे हैं ना, एक मोमेंट ऑफ वीकनेस दे दे बॉलर और बॉलिंग की टीम, वहाँ से फिर वो निकल जाएंगे और फिर वहाँ से वो मुड़ के नहीं देखेंगे। एंड एग्जैक्टली वही होता है, कंबोज जो है वो आउट कर देते हैं ट्रैविस हेड को, सेलिब्रेशंस चालू हो चुके थे, बट इट टर्न्स आउट कि इट वाज अ नो बॉल, और उसके बाद आती 2-3 चौके लगा दी ट्रैविस हेड ने और वहाँ से पूरी रिदम पकड़ ली। उसके बाद तो फिर ऑफकोर्स आगे जाके आउट हो जाता है,
बट जो इनिशियल स्ट्रगल फेस था ना, उसको बीट करने के लिए बस एक नो बॉल चाहिए थी, एंड वंस अगेन ही रिगेन्ड हिज रिदम. सो दैट इज हाउ गुड ऑफ अ निक ही इज इन राइट नाउ. एंड एज इंडियन फैंस इट इज़ नॉट अ गुड न्यूज़ बिकॉज वर्ल्ड कप में अभी यही बंदा हमारे अगेंस्ट खेलने वाला है. सो लेट्स सी क्या होता है. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, बुमराह ने पावर प्ले में 2 ओवर डाले थे और सिर्फ 9 रन दिए थे. मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, देखो आज तो चलो पिच में पेसर्स के लिए असिस्टेंस भी थी, बट अगर हम सब लोग चाहे किसी भी टीम के सपोर्टर्स हों, हम सब एक बात पे एग्री कर सकते हैं मिलकर कि बुमराह रिगार्डलेस ऑफ द पिच इस आईपीएल में वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स रहा है, पॉसिबली द बेस्ट रहा है. मतलब ऑफकोर्स पर्पल कैप तो आती ही रहती है, बट इकोनॉमी वाइज भी अगर हम देखें, जिन मैचेस में 250 रन भी बन रहे हैं ना, उसमें भी बुमराह की इकोनॉमी 7-8 से कम की होती है, और एक कंसिस्टेंटली करा है उसने इस आईपीएल के अंदर. सो दैट इज़ अ ग्रेट न्यूज़ फॉर अस इंडियन फैंस गोइंग इनटू द वर्ल्ड कप कि भाई एक बंदा तो हमारा राइवल चल रहा है, बाकियों पे वो वर्ल्ड कप स्क्वाड का कर्स लगा हुआ है, बट ये एक बंदा है जो कि डे इन डे आउट परफॉर्म करके दे रहा है, चाहे वो सेलेक्ट हो रहा है ना हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता उससे. आई वॉज वेरी हैप्पी टू सी बुमराह वंस अगेन अचीव दैट फीट. एंड मूविंग टू द नेक्स्ट फेज विच इज द 6th to the 10th ओवर. यहाँ पे जो 4 ओवर होते हैं, यहाँ पे सिर्फ 32 रन और आते हैं, सिर्फ 32 रन और आते हैं. एंड कंबोज जो है वो अपने 4 ओवर लगातार डाल देता है यहाँ पे. एंड ऑल्दो उसके 40-45 रन कुछ खाए उसने समवेयर इन बिटवीन, एंड देयरफॉर ही वॉज क्वाइट एक्सपेंसिव. बट आई मस्ट से ही शोड अ लॉट ऑफ प्रॉमिस, एंड ही इज़ वन ऑफ दोज रेयर केसेस इन दिस रेयर गेम जहाँ पे आप सिर्फ स्टैट से जज नहीं कर सकते किसी को. अगर आपने मैच देखा है ना, तो आपको दिखेगा उसकी बॉलिंग में जो प्रॉमिस दिख रहा था, एंड यू विल नो व्हाई मुंबई वांटेड टू प्ले हिम इन दिस गेम. वो जो प्रॉमिस एक दिखाना होता है ना आपको इनिशियली अपने पहले 2-3 मैचेस में कि ठीक है आपसे एक्सपेक्टेड नहीं है कि आप एकदम टॉप परफॉर्मेंस दोगे बिकॉज अभी आप नए नए हो, बट एटलीस्ट एक फायर की एक झलक दिखनी चाहिए कि हाँ भाई इसके अंदर एक वो पोटेंशियल है, एक स्पार्क है इसके अंदर. फिर इसको हम लोग क्या कहते हैं ना, हीरो को तराश देते हैं, उसके बाद फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आती है. बट एक वो जो रॉ टैलेंट होना चाहिए ना, वो थोड़ा बहुत कहीं कुछ हद तक मुझे दिखा कंबोज में. मुझे अच्छा लगा देख के कि मतलब इवन दो वो नो बॉल पे उसने आउट कर दिया था ट्रेविस हेड को. इनफैक्ट उसका शायद एक और बार भी आउट किया था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड आउट किया मतलब कैच छोड़ दिया था किसी ने उसकी बॉल पे. एंड उसके बाद भी उसने जिस गट के साथ बॉलिंग करी है, 4 ओवर लगातार भी डाल दिया ऑलमोस्ट, वो बड़ा अच्छा लगा मुझे देख के. ऑफकोर्स एन इंडियन प्लेयर वंस अगेन डूइंग इट, सो इट इज़ ऑलवेज अ गुड न्यूज़, स्पेशली नाउ दैट वी विल बी मूविंग इन टू आर ट्रांजिशन फेज. अब एक नई जनरेशन आने वाली है प्लेयर्स की, तो ऐसे नाम उठ के आते रहेंगे तो हमारे पास ऑप्शंस और होते रहेंगे. बहुत ही अच्छी चीज़ है भाई ये तो. एंड अगले 5 ओवर में मुझे लगता है SRH ने ना गेम का थोड़ा सा गुड़ गोबर कर दिया. देखो पहले 10 ओवर में अगर आपके 88 रन बन रहे हैं, 88 रन थे 2 विकेट के लॉस पे, समझ में आता है, कोई बात नहीं, हर टीम के साथ हो सकता है ये. बट 10 से 15 ओवर के बीच में जब आपके सिर्फ 2 विकेट गिरे हुए हैं 10वें ओवर के बाद, आपने फिर से सिर्फ उसे 32 रन मारे. बाय द 15th ओवर द स्कोर वाज 120 एंड 5 विकेट गिर चुके थे. यहाँ पे पीयूष चावला भाई हमारे पानी एज रिवर्सल चल रहा है, क्या चल रहा है, हर मैच में आके क्लच परफॉर्मेंसेस दिए जा रहे हैं वो भाई. मतलब अपेरेंटली ही इज़ यंगर देन विराट कोहली, जिनको नहीं पता है वैसे. बट उन्होंने क्लासन और ट्रेविस हेड दोनों का आउट करा है. एंड हार्दिक पांड्या इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट पॉजिटिव फॉर मी. वंस अगेन हम लोग हर मैच में वर्ल्ड कप का कॉन्टेक्स्ट लेके चलेंगे. बॉलिंग जो उस बंदे ने करके दिखाई है, इफ़ यू नोटिस उसकी स्पीड भी थोड़ी आज बढ़ी हुई दिख रही थी. बिटवीन 135 to 140 वो टच कर रहा था कंसिस्टेंटली. एंड नॉट जस्ट दैट, ऑल्सो द फैक्ट कि उसने क्रूशल मोमेंट्स पे आके हर एक ओवर में विकेट लिया ऑलमोस्ट. जब भी ब्रेक थ्रू चाहिए था तब दिला कर दिया है. वो बहुत अच्छा लगा मुझे. वो हिट द डेक वाली बॉलिंग कर रहा था. फाइनली ऐसा लग रहा था कि कमर लगा रहा है, जोर लगा रहा है भाई बॉल के पीछे, तभी बॉल इतना ज़्यादा हरकत भी कर रही है. तो वो मुझे देख के मेरे लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव पर्सनली वही था, क्योंकि वो मुझे पता है वो बंदा लाइनअप में होने वाला है. वो आई थिंक वो वाइस कैप्टन है तो सबको ही, सभी को पता है ये बात. एंड एज अ 6th बॉलर उसको खेलना बहुत ज़रूरी है. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कोई बड़ी बात नहीं कि उसको एज अ 3rd पेसर भी खिलाया जाए. एंड रोहित माइट गो विद 3 स्पिनर्स. सो उसका परफॉर्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन बोथ द डिपार्टमेंट्स. चलो बैटिंग तो अब जब आएगी सो आएगी, एटलीस्ट एक चीज़ में तो अच्छा कर रहा है वो. सो आई वॉज जेन्युइनली हैप्पी, नॉट बिकॉज हार्दिक पांड्या के साथ ऐसा हुआ है वैसा हुआ है, बट एज एन इंडियन फैन कि भाई ये बंदा अभी कंट्री के लिए खेलेगा वर्ल्ड कप में, एंड भाई जो भी खेल रहा है वर्ल्ड कप में सब अच्छा परफॉर्म करे, यही हम सब प्रे करते हैं. सो दैट वाज वेरी गुड टू सी. एंड यहाँ पे अब मैं बात करना चाहता हूँ 11th, 12th और 13th ओवर. ये 3 ओवर लगातार जो 10 से 15 ओवर का फेस था, ये 3 ओवर लगातार आपने हर एक ओवर में विकेट दिया.
और ऐसा नहीं है कि मुंबई ने विकेट अर्न करा है, बहुत ही तगड़ी बॉलिंग कर दी, ऐसा कुछ बॉर्डर लाइन विकेट थ्रो हुए हैं। एंड दिस इज वेयर माई डिसअपॉइंटमेंट विद एसआरएच स्टार्ट्स। ठीक है, देखो मैंने आईपीएल शुरू होने के पहले भी कहा था कैसे आई डोंट एक्सपेक्ट एसआरएच टू विन दिस आईपीएल। मुझे लग रहा था कि मिड टेबल पे फिनिश करेंगे, फिफ्थ के आसपास, एंड वही होगा अभी मोस्ट लाइकली, या तो फोर्थ आएंगे या तो सिक्स्थ आएंगे या तो फिफ्थ आएंगे, उससे ऊपर नहीं जाने वाले, उससे नीचे नहीं आने वाले। तो प्रॉब्लम वो नहीं है कि क्वालिफाई करेंगे कि नहीं करेंगे। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मतलब मैं तो किसी और टीम के सपोर्टर हूँ तो मुझे इतना फर्क भी नहीं पड़ता। वाई डिस्पाइट सेइंग व्हाट आई सेड बिफोर द आईपीएल कि मुझे नहीं लगता ये क्वालिफाई मतलब इतना आसानी से कर पाएंगे या फिर शायद मिड टेबल पे फिनिश करेंगे, वाई आई वाज स्टिल सपोर्टिंग देम इन दिस आईपीएल, क्योंकि मैं ना जेन्युइनली खुश था कि एसआरएच एक ऐसा अप्रोच दिखा रही है पूरी दुनिया को जो कि आगे जाके T20s का नॉर्मल एक वो होता है ना कि दाल चावल बनने वाला है। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था इंडियंस को देखना, इंडियन टीम और इंडियन सेलेक्टर्स को देखना कि भाई T20 क्रिकेट किस हद तक किस हाइट्स पे जा रहा है फ्रॉम द बैटिंग पर्सपेक्टिव, एंड यू हैव टू अडेप्ट विद चेंजिंग टाइम्स। एंड आई वॉज सो हैप्पी कि एसआरएच एक आई ओपनर की तरह काम कर रही है हमारी कंट्री में, हमारे प्लेयर्स के लिए। और सिर्फ उस रीज़न के वजह से वो एक रीज़न मेरे लिए काफ़ी था टू विश कि एसआरएच भाई प्लेऑफ्स में आए और भाई बढ़िया ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेल के जाए, कि अगर हार भी जाना लेकिन जिगरे से खेलेंगे, कोई टेंशन ही नहीं हार गए तो एटलीस्ट अपने आइडेंटिटी से तो ट्रू रहे। बट जो मैंने पिछले 2-3 मैचेस में देखा है ना, मैं जेन्युइनली डिसअपॉइंटेड हुआ एसआरएच से। देखो 1-1.5 मैच में लोगों ने पिच का बहाना भी दिया, मेरे वीडियो पे आके भी बहुत कमेंट कर रहे थे पिच ऐसी थी, कंडीशन ऐसी थी। जो एसआरएच का इंटेंट रहा है ना, दैट उसकी स्पेशलिटी ये है कि इट डज नॉट डिपेंड ऑन द पिच और द कंडीशंस और द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गेम। दैट इज द ओनली ग्रेट थिंग अबाउट द इंटेंट दैट दे शो। वरना वो अडेप्टेबिलिटी वाला फैक्टर लिया होगे तो फिर तुम्हारे इंटेंट और किसी और के इंटेंट में कोई फर्क नहीं है, फिर वो सभी एक ही नैया में आ चुके हैं। एसआरएच के लिए स्टैंड आउट फीचर था ही यही कि हम निडर होके खेलेंगे, हमें फ़र्क नहीं पड़ता कितने विकेट गिर रहे हैं, हमें फ़र्क नहीं पड़ता पिच कैसा प्ले आउट कर रही है, मुझे बॉल फ्लाइटेड दिखेगी मैं कूद के छक्का मारने जाऊँगा। एंड मुझे इतनी ज़्यादा खुशी होती थी वो देख के। बट पिछले 2-3 मैचेस में 1-1.5 मैच क्या हार गए, एकदम से मतलब कांपने लग गई भाई टीम पूरी, सारे बैट्समैन ही पलट गए भाई। पैट कमिंस की उन स्पीचेस का फ़ायदा क्या हुआ ड्रेसिंग रूम में, जो बड़ी बड़ी बातें थीं, जो 300 बनाने की जो बातें कर रहे थे ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा, ऐसे बनेंगे 300। एंड 300 का मतलब लिटरली नहीं है कि आपको 300 बनाने हैं। वंस अगेन 300 रिप्रेजेंट्स द इंटेंट। हर मैच में 250 रन आएंगे भी नहीं, 200 भी नहीं आएंगे शायद, बट आप इंटेंट तो दिखाओ, आप अपनी आइडेंटिटी जिसको आपने इतना बोलचाल करा है, जिसके वजह से एसआरएच के फैंस इतना एक्टिव थे इस साल सारे सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम वगैरह वगैरह पे, उन फैंस को भी तुम डिसअपॉइंट कर रहे हो भाई। उनका इतना उछलने का फ़ायदा क्या हुआ, तुम्हारा इतना बड़ी बड़ी बातें करने का फ़ायदा क्या हुआ अगर तुम अपने शब्द पे ही खड़े नहीं हो सकते तो। एंड मुझे ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है। एंड आई स्ट्रांगली बिलीव, मैं ये पिछले 2-3 पॉडकास्ट से कहता आ रहा हूँ, आई स्ट्रांगली बिलीव कि एसआरएच लेटली जो मैचेस हार रही है ना, एक जो जीती आर से वो भी लास्ट बॉल पे जीती है। इट वॉज सो फनी टू सी, बाय द वे उस पॉडकास्ट से मैंने एक्सप्लेन किया था कि क्या हुआ एग्जैक्टली, जैसे मैं हमेशा करता हूँ। एंड एज यू ऑल रिमेंबर कि वो पॉवेल को भुवनेश्वर कुमार ने फुल टॉस डाल दी थी गलती से, एंड आई सॉ एसआरएच फैंस डिफेंडिंग द फुल टॉस, सेइंग कि फुल टॉस जानबूझ के फेंकी थी, इट वॉज प्लान्ड। इट वॉज जस्ट सो फनी टू सी कि मतलब लोग कितना ज़्यादा ब्लाइंड हो सकते हैं भाई। बट इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट एसआरएच, हर फैन बेस में होता है। आई हैव सीन दिस फॉर माई फैन बेस एंड अदर टीम्स एज वेल, बट इट इज़ जस्ट ऑलवेज फनी टू हैव सच इंटरेक्शंस विद फैंस ऑफ डिफरेंट क्लब्स जो कि कुछ भी जस्टिफाई करने को तैयार हो जाते हैं। एंड आई विल स्टिल स्टिक टू माई वर्ड, आई थिंक दे शुड गो बैक टू द आइडेंटिटी। अभी ये अपनी स्टाइल ऑफ प्ले चेंज करके वैसे भी जीत तो रहे हो नहीं, तो जो काम कर रहा था उसी पे वापस चले जाओ। इससे क्या होने वाला है, कुछ नहीं होगा। ज़बरदस्ती फालतू में अपने आप को फंसा दिया। एक मोमेंट पे लग रहा था कि टॉप 2 के लिए लड़ाई कर सकते हैं, अब लग रहा है कि भाई पता नहीं एलएसजी वाला मैच हार जाएंगे तो शायद क्वालिफाई भी ना करें। एंड मार्क माई वर्ड्स, अगर बाय चांस एसआरएच क्वालिफाई नहीं करी ना, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा बेइज्जती वाली कोई चीज़ नहीं होने वाली किसी फैन बेस के लिए। आई हैव पर्सनली सीन दिस ग्राउंड लेवल पे, जितना ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस और कॉन्फिडेंस एसआरएच की फैन बेस लेके उतरी है ना इस साल, मैंने किसी को नहीं देखा, मैं सच बता रहा हूँ।
मैंने चेन्नई को नहीं देखा बिकॉज चेन्नई की फैन बेस तो धोनी से ही अब्जॉर्ब्ड है। मुंबई का तो अपनी ही टीम के अगेंस्ट थे वो लोग बिकॉज ऑफ हार्दिक पांड्या। आरसीबी तो डिल्यूजनल ही रहती है तो उसका पता नहीं रहता। केकेआर थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंट थी लेकिन पिछले 4-5 साल से ऐसे करते हुए आ रही तो थोड़ा सा रिजर्व थी। बट एसआरएच की फैन बेस बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी भाई इस साल। एंड खुदा ना खास्ता अगर कुछ ऐसा होता है ना, एसआरएच विल बी डूइंग द बिगेस्ट डिससर्विस टू देयर फैंस। जितना भरोसा फैंस ने दिखाया है ना उनके ऊपर, ये लोग अपनी बात पे ही पलटते जा रहे हैं। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। अब मैं तो फैन भी नहीं हूँ एसआरएच का, तो आई कैन ओनली इमेजिन कि एसआरएच के फैंस को कितना अच्छा लग रहा होगा, प्रोवाइडेड दैट यू आर ओपन टू व्हाट द रियलिटी इज। अभी भी ब्लाइंडली अपना ही जस्टिफाई करने में लगे हुए हैं कि नहीं एसआरएच इसलिए शायद ऐसा खेल रही होगी, उसने शायद वैसा खेल रही होगी। नहीं नहीं नहीं, सच्चाई जो है उसको सामने देखो। इट इज़ नॉट दैट डीप। कभी कभी चीज़ें एकदम जैसे दिख रही होती है ना वैसे ही होती हैं। सो रिगार्डलेस, बहुत बड़ा रैंट हो गया। गोइंग फॉरवर्ड आखिरी के 5 ओवर में अल्टीमेटली देखो 173 का टारगेट बन जाता है, विच आई वुड से मुंबई ने यहाँ पे घटिया बॉलिंग करी है। पैट कमिंस को थैंक करना चाहिए लोगों को कि भाई उसने पहुंचा दिया गेम यहाँ तक और इतना गेम इंटरेस्टिंग बना दिया, वरना यहाँ तक भी नहीं होने वाला था, यहाँ तक भी नहीं पहुंचने वाला था। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आखिरी के 3 ओवरों में 36 रन आते हैं। 36 रन पता कब आते हैं? 36 रन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है आज के हिसाब से, बट 36 रन तब आते हैं जब आपके ऑलरेडी 8 विकेट गिर चुके थे, जो कोई बैट्समैन बचे नहीं थे, तब 36 रन आते हैं। एंड मुंबई शुड हैव क्लियरली फिनिश्ड द एसआरएच इनिंग्स अंडर 160 और अदर ऑन अ कॉकियर नोट इवन 150, उसके नीचे फिनिश कर देना चाहिए था। ये जो एक्स्ट्रा रन्स खाए थे ना एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, ऐसा लग रहा था लोगों को, इनफैक्ट मुझे भी, कि वो केकेआर वाली हरकत फिर से ना हो गई हो कि अब ये हरा देगी एसआरएच इनको आगे। ऑल्दो ऐसा लग भी रहा था। जब हम लोग नेक्स्ट इनिंग्स पे आते हैं उसकी बात करते हैं, 52 for 3 था मुंबई का स्कोर। यानी 52 for 3 कैसे हुआ है ये भी मैं बता देता हूँ आपको, बिकॉज ये उससे कहीं ज़्यादा बुरा लग रहा था स्कोर एक टाइम पे। भुवनेश्वर कुमार ने 3 ओवर डाले पावर प्ले के अंदर, सुपर इकोनॉमिकल। नमनदीर और ईशान किशन दोनों को आउट कर दिया। नमनदीर को क्यों खिलाया जा रहा मुझे समझ में नहीं आ रहा पर्सनली। आई थिंक नाबी को क्यों नहीं खिला रहे? नमनदीर से बॉलिंग भी करानी होती है, नमनदीर को 1 डाउन भी भेजना होता है। यू डोंट नीड बैट्समैन अप टॉप, यू ऑलरेडी हैव तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, नेहल वधेरा, सब ऊपर बैटिंग कर सकते हैं। यू नीड फायर पावर डाउन द ऑर्डर वेयर हार्दिक पांड्या एंड टिम डेविड आर स्ट्रगलिंग टू फिनिश गेम्स। तो उसमें नाबी डेप्थ ऐड करेगा तो वो बेटर है, प्लस ही इज अ बेटर बॉलर देन नमनदीर एज वेल। आई डोंट गेट वाई मुंबई वर स्टिल गोइंग आफ्टर नमनदीर, मुझे समझ में नहीं आया। पॉसिबली दे प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट सीजन, क्या पता, बट इट डिड नॉट मेक सेंस टू मी। एंड सो वो विकेट ही जल्दी गिर जाता है। टेस्ट मैच पूरा चल रहा था, वहाँ पे बॉल कनेक्ट नहीं हो रही थी बैट से। रोहित शर्मा को पैट कमिंस मेडन विकेट ओवर डालता और आउट करता है वंस अगेन इन अ वेरी लेजी वे। शॉट पूरा भी नहीं हुआ, खड़ी कर दी बॉल, हाफ हार्टेडली फ्लिक मारने जा रहा था। एंड रोहित शर्मा को भाई देखो स्टार्ट बड़ा अच्छा करा था, बट पिछले 5 मैचेस में उसके 30-35 रन है। इट इज मतलब एवरेज तुम देख रहे हो कितनी 7 कुछ की है, 7 कुछ। ये तो बॉलर्स की भी नहीं होती इतनी बेकार तो यार। तो रोहित शर्मा को क्या एग्जैक्टली चल रहा है सीन? बिकॉज एक तो आई थिंक एवरीबडी हैज कम टू बिलीव ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स कि रोहित शर्मा आईपीएल में रन तो नहीं मारेगा, तो एक्सपेक्ट करना भी नहीं चाहिए। एंड ऑल्दो आई गेट व्हाई पीपल वुड से सो, बिकॉज वर्ल्ड कप में वो टर्न अप करता है यूजुअली, बट इट स्टिल शुड नॉट बी यूज्ड एज एन एक्सक्यूज। अगर लोग विराट कोहली पे क्वेश्चन उठा रहे हैं तो आई थिंक रोहित शर्मा पे भी क्वेश्चन उठना चाहिए। एंड इसमें कोई बायसनेस नहीं होनी चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे हम सब इंडियन क्रिकेट टीम के फैंस हैं, हम सब इंडियन क्रिकेट टीम का भला चाहते हैं। एंड इफ विराट कोहली कैन बी क्वेश्चन, सो कैन रोहित शर्मा बी क्वेश्चन एंड anybody else in the team. Nobody is above the game. Nobody is above the team. And रोहित शर्मा का फॉर्म डेफिनेटली कंसर्निंग है। ज़्यादा कुछ इसमें डिस्कस करने का पॉइंट नहीं है, बिकॉज अल्टीमेटली कैप्टन वही है, तो खेलेगा तो वो है ही, तो स्कोप ही नहीं है ज़्यादा आर्ग्यूमेंट का। अब हम बोले कि नहीं खेलना चाहिए, डिजर्व करता है, दोनों ही आर्ग्यूमेंट्स फ्यूटाइल है, बिकॉज अल्टीमेटली हमें पता होना क्या है। सो माइट एज वेल बैक हिम। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई बिलीव कि ज़्यादा चर्चा होती भी नहीं है रोहित शर्मा के ऊपर, इसीलिए। But I hope that he regains some form, because this is very concerning. 5 मैचेस में 30-35 रन is not good at all by any standards, चाहे वो लेजेंडरी प्लेयर लाइक रोहित शर्मा हो, चाहे एक डोमेस्टिक प्लेयर हो जो कि अनकैप्ड हो। कोई भी इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, कोई जस्टिफिकेशन है ही नहीं। सो आई होप ही इम्प्रूव्स ऑन दैट। बट यहाँ पे सूर्य कुमार यादव की बात करनी है मुझे। वन मोर ब्राइट स्पॉट फॉर द इंडियन क्रिकेट टीम राइट नाउ गोइंग इनटू द वर्ल्ड कप। मैंने सूर्य कुमार यादव की इनिंग्स की बहुत तारीफ करी थी केकेआर वाले मैच में, वेयर आई पॉइंटेड आउट हाउ टैक्टिकली स्मार्ट ही वाज।
उसे पता था केकेआर के पास एक बॉलर शॉट है, ही वॉज वेटिंग फॉर द फिफ्थ बॉलर टू अराइव। बड़ा स्मार्टली अपने शॉट्स को कंट्रोल करके पेशेंटली खेल रहा था। वेरी स्मार्ट इनिंग्स। अल्टीमेटली वो बॉटल कर दिया उसने, वो रसल भी फुल टॉस पे आउट हो गया, वरना वो गेम जिता देता। एंड वही उसकी कमी थी। आज उसने वो गलती नहीं करी। ऑन दी अदर हैंड, स्टार्टेड पेशेंटली, एंडेड अप हिटिंग 100 और स्ट्राइक रेट पता नहीं 200 के आसपास की थी भाई उस टाइम पे। एंड दिस इज व्हाट सूर्य कुमार यादव ब्रिंग्स टू द टेबल। आई वाज लाफिंग एट पीपल हु वर क्वेश्चनिंग सूर्य कुमार यादव्स पोजीशन इन द T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड। इट इज जेन्युइनली लाफेबल, आई एम नॉट इवन किडिंग। वर्ल्ड का नंबर 1 T20 बैट्समैन को तुम क्वेश्चन कर रहे हो, क्या सेंस बनता है यार? कई लोग कहेंगे क्योंकि वो बड़ी टीम से अगेंस्ट परफॉर्म नहीं करता, नॉकआउट से परफॉर्म नहीं करता। तो भाई उस लॉजिक से विराट कोहली भी ओडीआई वर्ल्ड कप्स में 2023 से पहले नॉकआउट से परफॉर्म नहीं करता था। सेमीफाइनल फाइनल में कितनी 50 थी उसकी, तो कायदे से उसको भी फिर 2023 का वर्ल्ड कप नहीं खिलाना चाहिए था, इसी लॉजिक से चला जाए तो आई थिंक पीपल आर वेरी क्विक टू जज सूर्य कुमार यादव। बंदे ने सिर्फ एक T20 वर्ल्ड कप खेला है। एंड ओडीआई वर्ल्ड कप के बेसिस पे अगर तुम T20 वर्ल्ड कप के पोजीशन पे जज कर रहे हो तो तुम वैसे ही लॉजिकली आर्गूमेंट हार चुके हो। सो आई वॉज वेरी हैप्पी टू सी कि सूर्य कुमार यादव ने इनिंग्स कैसे बिल्ड करी। एंड इट वॉज नॉट जस्ट काय, उसके साथ दूसरे एंड से भी सपोर्ट मिला तिलक वर्मा को। उसने भी टाइड को चेंज करा। इनफैक्ट पावर प्ले एक टाइम पे इतना ज़्यादा टफ हो गया था, वो तो यानसन ने आके थोड़ा प्रेशर लीक कर दिया। यानसन ही मुझे लगता है वो टर्निंग पॉइंट था एसआरएच की तरफ से। पता नहीं क्यों खिलाया जा रहा है उसको। आई थिंक ग्लेन फिलिप्स को खिलाना चाहिए। अभी हम लोग एलएसजी वाले मैच का प्रीव्यू भी करेंगे, एसआरएच वर्सेस एलएसजी का, तो आई एक्सप्लेन हाउ ग्लेन फिलिप्स कुड फिट इन द टीम। आई डिड नॉट लाइक द सिलेक्शन ऑफ यानसन एंड इट क्लियरली इजंट वर्किंग। उससे बेटर तो उनादकर चल जाएगा भाई, लेफ्ट आर्म पेसर है, वो कर देगा काम जितना ज़रूरत है, और ज़रूरत है नहीं लेफ्ट आर्मर्स की। एंड ही रिलीज ऑल द प्रेशर। एंड देन वी सी अगले 4 ओवरों में 32 रन और आते हैं। 84 for 3 थे 10 ओवर में। एंड वंस अगेन यू माइट थिंक कि एसआरएच ने 32 मारे थे, उनको क्रिटिसाइज करा, हमें क्यों, इनको क्यों नहीं कर रहे? बिकॉज जब आप चेस कर रहे होते हो ना, तो यू हैव द टारगेट इन माइंड। स्कोरबोर्ड पर दिख रहा है टारगेट, उसके हिसाब से आप कैलकुलेट करते हो। विच इज़ वाई विराट कोहली के भी जो स्ट्राइक रेट के क्वेश्चन है ना, कोई भी बंदा विराट कोहली के स्ट्राइक रेट को चेस करते वक्त क्वेश्चन करता है तो वो गलत आर्ग्यूमेंट है। चेस करते वक्त तो आपको दिख रहा है कि आपको कितने रन बनाने हैं, अब उसके हिसाब से खेलो, स्ट्राइक रेट मैटर नहीं करती है। फिर जब आप पहले बैटिंग कर रहे हो, देन यू आर चेजिंग अ ब्लाइंड टारगेट, आपको पता नहीं क्या सही होना चाहिए पिच के लिए, एंड देन यू हैव टू मैक्सिमाइज एवरी बॉल, विच इज वन ऑफ द मेन रीजंस व्हाई टीम्स प्रेफर टू चेज इन T20s। ये टैक्टिकली बहुत इंपॉर्टेंट रीजन होता है। बट एनीवे, आई हैव एक्सप्लेन दिस पॉइंट इन मोर डिटेल इन सम ऑफ द प्रीवियस पॉडकास्ट, तो मैं ज़्यादा एक्सपैंड नहीं करूंगा इसको। जो 3 ओवर यहाँ पे नटराजन, रेड्डी और कमिंस ने डाले थे 6 से 10 ओवर के बीच में, वो तो बहुत ही इकोनॉमिकल थे। बट ये 32 रन क्यों आए? फिर से यानसन के चक्कर में। 1 ओवर डाला, गुड ओवर हो गया, पूरा प्रेशर रिलीज हो गया। एंड वहाँ से फिर स्काई ने पीछे पलट कर देखा ही नहीं। अगले 5 ओवरों की बात करते हैं। यहाँ पे तिलक की जो स्ट्राइक रेट थी 15वें ओवर तक, इट वॉज क्लोज टू अबाउट 100 के बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं थी। जो डोमिनेट करा है ना, वो सिर्फ और सिर्फ स्काई ने करा है। 55 रन आते हैं इन 5 ओवरों में, एकदम से एक्सेलरेशन आपको देखने को मिलेगा। भुवनेश्वर कुमार ने अपने चारों के चारों ओवर डाल दिए थे 15वें ओवर तक। एंड मैं यहाँ पे कमिंस को ब्लेम नहीं करूँगा, बिकॉज आई थिंक उसकी स्ट्रैटेजी और पर्सपेक्टिव सही था कि अपने मेन बॉलर से अभी बॉलिंग करा दो और एंड तक गेम लेकर ही नहीं जाना। अभी विकेट गिरेगा तभी गेम में बचेंगे, वरना एंड तक तो वैसे भी नहीं जीतने वाले। तो उसकी डिसीजन सही था। अनफॉर्चुनेटली विकेट नहीं मिला, तो आप ब्लेम नहीं कर सकते कमिंस को इस मूव के लिए। आई थिंक वो मूव तो सही था। एंड लास्ट जो 5 ओवर थे, इसके चक्कर में पता है क्या हुआ? लास्ट जो 5 ओवर थे उसमें एटलीस्ट 1 ओवर आपको रेड्डी, नीतीश रेड्डी या फिर शहबाज से डलवाना पड़ता। इनफैक्ट शायद और भी, बिकॉज यानसन तो आप बॉलिंग कराना चाहोगे भी कि नहीं चाहोगे। एंड सो लास्ट 5 ओवर बहुत ईजी हो गए मुंबई इंडियंस के लिए एक्सप्लॉइट करने के लिए। एंड सो बहुत मतलब ज़्यादा टाइम लगा ही नहीं, 2-3 ओवर में गेम खत्म हो गया। फिर 15वें ओवर के बाद स्काई ने जो एंड में कितना एक्सेलरेट कर दिया, बंदे ने छक्का ही मार दिया भाई, छक्के से 100 भी पूरी कर दी। बात ही नहीं रही। एक टाइम पे लग रहा था कि कैसे मारेगा 100, उसका स्ट्राइक छोड़ी ही नहीं और टाइम भी वेस्ट नहीं करा, छक्के पे चौके पे मारता गया। एंड सो इट गॉट काइंड ऑफ अ ह्यूमिलिएटिंग डिफीट फॉर एसआरएच वंस अगेन। हमने आरसीबी के अगेंस्ट देखा था ये, अभी हमने आई थिंक एक और टीम थी, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका। एंड ये 2-3 मैचेस लगातार, जो पिछले 4 में से 3 मैचेस हारी शायद एसआरएच, और ये जो एकदम से डिप आया है, नोटिस हाउ इट कोइंसाइड्स विद व्हाट आई सेड बिफोर, betraying your own identity. I would request SRH to look back at their own speeches and याद करो तुम किस लिए आए थे इस IPL में। The moment they go back to their identity, खुल के खेलेंगे, निडर होके खेलेंगे, मुझे लगता है कि परफॉर्मेंसेस बेटर तो होंगे। अगर जीते ना भी तो ऐसे ह्यूमिलिएट तो नहीं होंगे एटलीस्ट। सो लेट्स सी क्या होता है। एज फार एज मुंबई इज कंसर्न,
consolation win है, will not qualify, does not make any difference. They should be hoping कि at least bottom of the table तो finish ना करें. That should be their aim right now. But moving to the next game, which is DC versus RR. ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग गेम था बिकॉज DC के लिए बहुत ज़्यादा स्टेक्स थे इसके ऊपर, बट RR के लिए क्वाइट फ्रैंकली डिड नॉट रियली मैटर. मतलब मैच हारते भी, जो कि हार गए तो भी टॉप 2 में ही रहेंगे. टॉप 2 से स्लिप अप करना बहुत मुश्किल है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे. सो आई थिंक RR के लिए बहुत ज़्यादा स्टेक्स थे नहीं यहाँ पर. ऑब्वियसली वुड हैव बीन गुड अगर वो जीत जाते और पहली टीम बन जाते क्वालिफाई करने को, बिकॉज मैथमेटिकली अभी तक एक भी टीम क्वालिफाई नहीं करी है प्लेऑफ्स के लिए और एक भी टीम बाहर भी नहीं हुई है. 10 की 10 टीम क्वालिफाई कर सकती है मैथमेटिकली. सो कहने को तो बहुत इंटरेस्टिंग चल रहा है IPL, बट दे कुड हैव सील्ड देयर स्पॉट टुडे इटसेल्फ, बट वो हो नहीं पाया. एंड क्यों नहीं, वो डिस्कस कर लेते हैं. देखो भाई, टॉस होता है, RR जीतती है एंड RR जो है बॉलिंग करने का डिसीजन लेती है. वंस अगेन ये जो विकेट था इसको थोड़ा सा चेंज करके थोड़ा सा बॉलिंग फ्रेंडली तो करा गया है. ये 250 का विकेट नहीं था फिर से, विच इज़ वाई 250 रन बने भी नहीं, 240 भी नहीं बने. इस विकेट में थोड़ी सी घास हटा दी गई थी, थोड़ा सा ड्राई कर दिया गया था विकेट को ताकि बॉल उतने अच्छे से ना आए बैट के ऊपर. एंड क्लियरली उसका रिजल्ट दिखा भी हमें. अल्टीमेटली दिल्ली ने जो 220-21 जितने ही बनाए थे वो इस सीज़न का फिरोशा कोटला पे लोएस्ट टोटल था, लोएस्ट टोटल. और वो भी उन्होंने डिफेंड कर लिया, वो भी चेज़ नहीं हो पाया हार से. तो मतलब ये मैच में पिच पे काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट चेंज था पिछले कुछ मैचेस से. एंड सो यहाँ पे हम लोग जो है टीम्स में देखते हैं कि ईशांत शर्मा, गुलबुद्दीन, ये 2 प्लेयर्स आते हैं DC के लिए. एंड RR के लिए भी 2 प्लेयर्स आते हैं, अपना शुभम दुबे और अपना वो फ्रेजर करके जो बंदा है साउथ अफ्रीकन, वो भी आया था. सो ये 2 चेंजेस अपेरेंटली हेटमायर और जुरेल को दोनों को निगल हो रखा था, पता नहीं निगल कैसे हो जाता सबको. 2 चेंजेस थे दोनों टीम्स में एंड बाकी पूरा कोर सेम था. एंड सो मूविंग टू द फर्स्ट पावर प्ले, यहाँ पे 78 रन बनाती है DC एंड 2 विकेट खो देती है. 78 में से 50 ज़्यादा रन तो अपने फ्रेजर मैकगर्क के थे. एंड दैट गाय, मतलब यू वंडर शुड ही बी अ कॉल फॉर द वर्ल्ड कप. टाइम अभी गया नहीं है बिकॉज इतना तगड़ा फॉर्म है ना उस बंदे का कि हाउ डू यू से नो टू इट. इट इज़ सो टेम्पटिंग एटलीस्ट टू बी इन द स्क्वाड. बट आई नो, आई गेट वाई ऑस्ट्रेलिया वुड नॉट डू इट बिकॉज इंडिया भी सेम सिचुएशन से जा रही है. काफ़ी सारे ऐसे यंगस्टर्स हैं जो इन फॉर्म में बट ज़्यादा एक्सपीरियंस रखते नहीं है. सो आई गेट वाई दे वुड नॉट गो विद हिम, बट द ऑफर इज़ वेरी टेम्पटिंग आई मस्ट से. जो पावर हिटिंग वो कर रहा है, जो फ्री फ्लोइंग हिटिंग वो कर रहा है, वाई वुड यू नॉट वॉन्ट अ प्लेयर लाइक दैट. इट इज़ अ परफेक्ट टेम्पलेट ऑफ मॉडर्न T20s. इमेजिन हिम एंड ट्रैविस हेड. मतलब बॉलर्स करेंगे क्या भाई अगर ऐसा होने लग गया तो. बट ठीक है, रिगार्डलेस यहाँ पे 78 रन जो बनते हैं सो बनते हैं. फ्रेजर मैकगर्क 50 मारने के बाद 19 बॉल में 50 मारते हैं. अल्टीमेटली आउट कैसे होता है? अश्विन बॉलिंग करने के लिए आता है. अश्विन का बेस्ट गेम था ये भाई, एटलीस्ट स्टैटिस्टिकली. फाइनली कमिंग इन द पार्टी, वो फुल टॉस फेंकता है एंड ऑफ ऑल द डिलीवरीज एक फुल टॉस पे वो कवर्स पे कैच मार के आउट हो जाता है. फनी हाउ थिंग्स वर्क आउट. इससे पहले अश्विन ने इससे बेटर बॉलिंग करके भी विकेट नहीं लिए, आज एक फुल टॉस पे विकेट मिल गया. सो दैट्स हाउ नेचर वर्क्स. एंड उस विकेट के चलते हुए थोड़ा सा ब्रेक लग जाता है. ऑल्दो आई मस्ट से कि अभिषेक पोरल दूसरे एंड से आज सरप्राइजिंगली बड़ी तेज़ इनिंग खेल रहे थे, जो कि हमें यूजुअली देखने को मिलता नहीं है. यूजुअली वो बंदा टेस्ट मैचेस खेल रहा होता है 100 की स्ट्राइक रेट से पावर प्ले के अंदर, एंड फ्रेजर मैकगर्क जो उसको कॉम्पनसेट कर रहा होता है. बट टुडे वाज अ न्यू साइट टू सी एंड अ प्लेजेंट वन. हम लोग देखते हैं शाई होप आते हैं वन डाउन पे, एंड अनफॉर्चुनेटली संदीप शर्मा के एक ओवर में अभिषेक पुरल सीधा शॉट मारता है. संदीप शर्मा फॉलो थ्रू में अपना हाथ लगाता है, बॉल हाथ से छू के जाती है, पीछे विकेट पे लग जाती है. तो वो एक अनलकी रनआउट हो जाता है वहाँ पे शाई होप, जो कि खुद भी एक अच्छे निक में दिख रहे थे. बट उसके चलते हुए अक्षर पटेल को नंबर 4 पे भेजा जाता है. एंड आई डोंट गेट वाई अक्षर पटेल नंबर 4 पे बैटिंग करने के लिए आ रहा है, बिकॉज वर्ल्ड कप में तो नीचे बैटिंग करेगा, अगर करेगा भी तो नंबर 7 नंबर 8 पर. तो यहाँ पे क्या सीन है एग्जैक्टली. एंड ज़्यादा चलता भी नहीं है वो. नेक्स्ट फेज की बात करते हैं, 6 से 10 ओवर के बीच में यहाँ पे सिर्फ 37 रन ही और आते हैं, विच मेंट की ऑल्दो स्टार्ट बड़ी अच्छी थी पावर प्ले में, बट एकदम से रन रेट डिप कर जाती है. 115 फॉर 3 था स्कोर 10 ओवर के बाद. यहाँ पे अश्विन ने जो है फिर से एक ब्रेक थ्रू दिया राजस्थान को, अक्षर पटेल को आउट करा वेरी स्मार्टली. आज सैमसन ने यहाँ पे 2 ओवर चुपचाप रियान पराग से निकलवा दिए. आई थिंक ही फाइनली रियलाइज्ड, जो हमने लास्ट मैच में डिस्कस किया था अगेंस्ट SRH, कि वो जो डेप्थ वाला सीन है ना, वो स्ट्रैटेजी चाहिए भाई. वो ऐसे काम वरना ऐसे नहीं जीतेंगे, ऐसे काम नहीं आएगा वो. आई थिंक ही वॉज वेरी स्मार्ट एंड क्लेवर कि उसने वो 2 ओवर चुपचाप निकलवा दिया, बिकॉज बाकी कुछ बॉलर्स के दिन बिल्कुल भी अच्छे नहीं जा रहे थे. फॉर एग्जाम्पल आवेश खान, बहुत पिटाई हुई है उसकी. सो इट वॉज वेरी क्रूशल
कि आप उससे ज़बरदस्ती 2 और ओवर ना फेंकवाओ आवेश खान से एंड वो कहीं और से निकलवाने का सोचो, विच इज़ वाई वंस अगेन एज आई ऑलवेज से कि वो डेप्थ होनी ज़रूरी है बॉलिंग लाइनअप में। आप सिर्फ 5 बॉलर से कभी नहीं खेल सकते। आज वो चीज़ सैमसन ने खुद यूज़ करी है। मूविंग टू द नेक्स्ट फेस, 10 से 15 ओवर के बीच में यहाँ पे जो है सिर्फ और सिर्फ 41 रन आते हैं, जस्ट ओवर 8 रन एन ओवर। आई थिंक यहाँ पे डीसी ने मेजरली अंडर परफॉर्म करा है। देखो 6 से 10 ओवर के बीच में ना कई सारी टीम्स थोड़ा थोड़ा कभी कभी डी एक्सेलरेट कर जाती हैं, बिकॉज आप एक नए पावर प्ले के बाद दोबारा जीरो से स्टार्ट कर रहे हो तो एकदम से फील्डर सारे पीछे हो जाते हैं। नाउ यू स्टार्ट कैलकुलेटिंग हाउ मच यू स्कोर आफ्टर गेटिंग अ रफ बॉल बैक इन द पावर प्ले, एंड सो वो नेचुरली कई सारी टीम्स थोड़ा सा डिप करती हैं फॉर अ शॉर्ट फेज, 6 से 10 ओवर के जो 4 ओवर होते हैं उसमें। बट अगर आप 10 से 15 ओवर के बीच में भी डिप कर गए हो ना, सिर्फ 8 रन पर ओवर, तो फिर मतलब आपने थोड़े रन मिस आउट कर दिए हैं यहाँ पे। एंड ऋषभ पंत के इंटरव्यू से भी ऐसा लग रहा था कि ही काइंड ऑफ फील्ड की जो उन्होंने 220 रन मारे वो जस्ट अबाउट पार है, बहुत विनिंग टोटल था नहीं। आई थिंक वो शायद इसी के लिए पॉइंट आउट करना चाह रहा होगा, हु नोज। बट यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अश्विन जो है वो अभिषेक पोरल को भी आउट कर देते हैं। अल्टीमेटली 3 विकेट के साथ सिर्फ और सिर्फ 24 रन देते हैं 4 ओवरों में, एक ऐसे मैच में जहाँ पे 220 रन बने। आई थिंक इट वाज अ ग्रेट परफॉर्मेंस एंड स्टैंड आउट बॉलर रहे आज के मैच के। 4 ओवर पूरे फेंक दिए थे इन लोगों ने जब तक 15 ओवर टीम के खत्म हुए थे। तो चहल जो है, चहल ने पंत को आउट करा, अनदर क्रूशियल विकेट। आई थिंक ही ऑल्सो हैड वन ऑफ हिज बेटर गेम्स आफ्टर अ कपल ऑफ डड्स सिंस हिज अनाउंसमेंट इन द T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड, जो कि हर किसी प्लेयर के साथ हो रहा है। तो इट वॉज नाइस टू सी कि वो भी थोड़ा थोड़ा रिदम में वापस आ रहा है। एंड ऋषभ पंत का विकेट लेना, इट वॉज अ वेरी बिग विकेट। ऑल्दो वंस अगेन यू वुड से कि चहल स्क्वाड में है, अच्छा विकेट ले लिया, बट पंत भी स्क्वाड में उसे रन नहीं मारे, तो वो एक डिलेमा था वहाँ पे एज एन इंडियन फैन। बट ठीक है, मतलब एटलीस्ट देयर सम पॉजिटिव टू टेक आउट फॉर। रिगार्डलेस यहाँ पे आवेश खान एक और ओवर डालता है, उसकी फिर से पिटाई होती है। एंड ट्रेंट बोल्ट के लिए सरप्राइजिंगली इस बार सिर्फ एक ही ओवर छोड़ा था डेथ ओवर्स में। यूजुअली क्या होता है, ट्रेंट बोल्ट या तो स्टार्टिंग में ही 3 ओवर डाल देता है पावर प्ले में, या तो फिर एटलीस्ट 2 ओवर बचा के रखता है डेथ ओवर्स के लिए। आज ट्रेंट बोल्ट ने पावर प्ले में भी सिर्फ 2 ही ओवर डाले, पर डेथ ओवर्स में भी सिर्फ एक ही ओवर बचा के रखा। मिडिल ओवर्स में एक उसका ओवर यूज़ करना पड़ा। क्यों यूज़ करना पड़ा? बिकॉज सैमसन रियलाइज कि हम लोग को अभी मैच जकड़ के ख़त्म करना है, वरना डेथ ओवर तक ले गया तो ज़बरदस्ती फंस जाएगा मैच। आई थिंक उसमें ब्लेम करता भी नहीं संजू सैमसन को। बट वही बात है कि यहाँ पे इसके चलते हुए फिर मतलब क्या था कि आपको लास्ट के 5 ओवरों में या तो किसी स्पिनर से बॉलिंग कराओ या तो आवेश खान से दोबारा बॉलिंग कराओ। एंड इसीलिए यहाँ पे वो जो रियान पराग के 2 ओवर निकल गए ना, वो बड़े क्रूशल थे, विच इज़ वाई वंस अगेन इट इज सो इम्पॉर्टेंट टू हैव अ 6th बॉलर। आखिरी के 5 ओवरों में 65 रन आते हैं और यहाँ पे 3 विकेट गिर जाते हैं। ऑल्दो मतलब 15वें ओवर के बाद 5 विकेट गिरे हुए थे, विच मीन्स कि आपके पास ज़्यादा बैटिंग बची नहीं थी, उसके बावजूद आपने 65 रन मारे। क्या यहाँ पे आरआर ने थोड़े से ज़्यादा रन लीक कर दिए डेथ ओवर्स में? एंड क्या ये हम लोग डायरेक्टली कोरिलेट कर सकते हैं टू द फैक्ट कि ट्रेंट बोल्ट का सिर्फ एक ही ओवर था? सोचने वाली बात है, बिकॉज आज संदीप शर्मा भी पिटा है डेथ ओवर्स में, उसकी भी पिटाई हुई है। आवेश खान का मैच वैसे भी अच्छा नहीं गया। चहल हाँ मतलब बेटर देन बिफोर, बट ही कुड स्टिल बी बेटर। द ओनली स्टैंड आउट वाज अश्विन। एंड इसी के चलते हुए 220 रन देखते देखते बन ही गए। रसिक दर ने भी एंड में आके रन बैट के पीछे सर के पीछे 2-3 चौके मार दिए। ट्रिस्टन स्टब्स ने पिटाई कर दी। वंस अगेन अ वेरी गुड कैमियो, वेरी यूजफुल कैमियो इन द मिडिल ऑर्डर। वो बंदा मैं नोटिस कर रहा हूँ हर मैच में आके आखिर के 5 ओवर में पूरी ट्रैजेक्टरी चेंज कर देता है, इतनी अच्छी बैटिंग कर रहा है वो आजकल। रिगार्डलेस इसके चलते हुए हम लोग देखते हैं कि यार 222 का टारगेट मिलता है। एंड कमिंग टू द इनिंग्स ऑफ राजस्थान, पहले पावर प्ले में 67 रन बनते हैं, विच वॉज ग्रेट पर्सनली, बट 2 विकेट भी गिर जाते हैं। यशस्वी जायसवाल पहले ओवर में फिर से स्लॉक करते हुए आउट हो जा रहा है। एंड मुझे याद है मैंने ये जो 2-3 मैचेस IPL के हो गए थे तब डिस्कस किया था एक पॉडकास्ट में कि कैसे जायसवाल का जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट है उसमें नेचुरली ये चीज़ होगी। वो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला गेम खेलता है, तो कभी कभी ऐसा लगेगा आपको कि वो बहुत ही गलत तरीके से आउट हो रहा है, बट जब मारेगा तो ऐसा मारेगा कि भाई 40 बॉल पे 100। स्टिल he needs to strike the correct balance between them. He should not compromise on his intent of going all out, but he has to pick the balls better. कौन सी बॉल्स पे वो ऑल आउट होना चाहना है वो चूज करना आना चाहिए। आई थिंक अभी वो इमेच्योरिटी है थोड़ी सी, एंड ठीक है अभी बहुत यंग है वो, तो अभी ही हैज सो मेनी ईयर्स टू लर्न। बट ये एक ऑन अ शॉर्ट नोटिस इट इज अ बिट कंसर्निंग फॉर द इंडियन टीम, क्योंकि वर्ल्ड कप में मोस्ट लाइकली ओपन वो कर रहा होगा। तो ऑल्दो इट इज नॉट फेयर टू हैव सो मच एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम अ 21-22 ईयर ओल्ड, बट द फैक्ट इज कि अगर वो ओपनिंग करने वाला है तो ये चीज़ें नेचुरली क्वेश्चन पे आएंगी ही आएंगी।
एंड सो खलील अहमद उसको आउट कर देता है. बट उसके बाद हम लोग देखते हैं यार कि बटलर जो है, बटलर और सैमसन पिटाई करना शुरू करते हैं. सैमसन ने जो आज बैटिंग करी है, पावर प्ले में आती जो छक्के लगाए उसने, मतलब ऐसा लग रहा है कि एक बंदा जो वर्ल्ड कप में सिलेक्ट होने के बाद और बेटर हो गया वो सैमसन है. इसने पूरे आईपीएल में बहुत अच्छी बैटिंग करी है सैमसन ने, बट आज जो बैटिंग करी ना वो इससे पहले के पूरे आईपीएल से भी बेटर लग रही थी मुझे. तो इतनी क्लीन हिटिंग, इतने लंबे छक्के मारे, हर बॉल मिडल हो रही है, इतना कॉन्फिडेंट लग रहा है इंसान. मजा आ गया सैमसन की बैटिंग देखते हुए. मतलब ही विल मेक अ वेरी स्ट्रॉन्ग केस फॉर हिमसेल्फ टू स्टार्ट ओवर ऋषभ पंत इन द प्लेइंग 11 फॉर द वर्ल्ड कप अगर ऐसी बैटिंग करता रहा तो. इट वॉज सुपर्ब टू सी. आई एम नॉट इवन किडिंग. वन ऑफ द बेटर इनिंग्स दैट आई हैव सीन इन दिस आईपीएल. इवन दो 100 नहीं थी फिर भी, दैट इज हाउ गुड द इनिंग्स वॉज. वेरी कंफर्टेबल ऑन दी है, वेरी प्लेजेंट ऑन दी है फॉर श्योर. एंड बटलर भी सपोर्ट करने लग गया था उसको अल्टीमेटली. बाद देन अक्षर पटेल उसका विकेट ले लेता है 6th ओवर में, पावर प्ले के लास्ट ओवर में उसका विकेट आ जाता है. एंड वहाँ से गेम थोड़ा सा टाइट चेंज कर लेता है, बिकॉज फिर रियान पराग आता है. एंड वन सेकेंड 6 से 10 ओवर के बीच में हमें फिर से थोड़ा सा डिप देखने को मिलता है, जैसे कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया था. यहाँ पे जो है सिर्फ 26 रन आते हैं. एंड मेन पॉइंट पता है क्या आता है यहाँ पे, रियान पराग ने 18 बॉलें खेली, सिर्फ 20 रन मारे हैं. मतलब मेजॉरिटी ऑफ द स्ट्राइक 24 में से अगर उसने सारे के सारे बॉलें इस फेज में ना भी खेली हूँ, एटलीस्ट 25 बॉलें तो खेली हैं. और यहाँ पे अगर आप इतना ज़्यादा स्लो खेल रहे हो तो फिर हम कैसे, मतलब किस बेसिस पे कह सकते हैं कि ये जस्टिफाइड है. द ओनली वे यू कुड जस्टिफाई दिस इज इफ यू से कि यार वो बंदा बाद में कॉम्पनसेट कर लेगा, बिकॉज चेस कर रहे हो तो वंस अगेन एज आई एक्सप्लेन बिफोर स्ट्राइक रेट उतनी मैटर नहीं करती है, पहले बैटिंग करते ज़्यादा मैटर करता है. बट ये एक बहुत ही रिस्की टाइड होती है, क्योंकि अगर आप यहाँ से कॉम्पनसेट करके मैच जिता गए तो आप कहेंगे कि कितनी स्मार्ट इनिंग्स थी. अगर आप आउट हो गए ना, जिस टाइम पे एक्सेलरेट करना था उस टाइम पे आउट हो गए, तो आप जब आउट हो रहे तो आपकी स्ट्राइक रेट बहुत ही घटिया है और आपको कॉम्पनसेट कर नहीं पाए, तो फिर से आपके ऊपर उंगली उठाएंगे. एंड आई थिंक ये चीज़ मैंने स्टीव स्मिथ के लिए कही थी जब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का पहला वर्ल्ड कप मैच था अभी 2023 का, उसमें स्टीव स्मिथ ने सेम चीज़ करी थी. एंड ये अनफॉर्चुनेट होता है थोड़ा सा, बट ये दिस इज़ द अदर साइड, द अगली साइड ऑफ क्रिकेट. अगर आप अच्छा करोगे तो आपको तारीफ मिलेगी, बट उसी इनिंग के लिए अगर आप गलत टाइम पे आउट हो गए तो वो देखने में बहुत बुरी लगती है. एंड आई थिंक पराग के साथ थोड़ा बहुत मुझे लग रहा था डाउट कि शायद उस टाइम पे ऐसा ना हो जाए, बट उतना बुरा हाल नहीं होता थैंकफुली. अगले 5 ओवरों में हम लोग देखते हैं कैसे 66 रन आते हैं भाई, बढ़िया मतलब एकदम. और इसमें थैंकफुली सैमसन ने बचा रखा था आरआर को, पूरी फाइट में ले रखा था, सिंगल हैंडली डिस्ट्रॉय कर रहा था हर बॉलर को. रसिक जो है वो आता है बॉलिंग करने के लिए, अपने पहले ओवर में फिर से पराग का आउट कर देता है. वो बंदा, मतलब उसकी बॉलिंग में मुझे ऐसा लगता है पर्सनली बहुत ज़्यादा कुछ एक्सेप्शनल यूनिक वर्क नहीं है, बट आई डोंट नो, ही इज समहाउ सो स्मार्ट विद हिज बॉलिंग दैट ही मैनेजेस टू टेक क्रूशियल विकेट्स इन एवरी गेम व्हेनेवर ही कम्स टू बॉल. डायरेक्ट इफेक्ट देखने को मिलता है उसका. एंड क्रेडिट टू हिम भाई, वो एक्सपेंसिव था इस फेज में, बट उसने विकेट लिया, वो सबसे इंपॉर्टेंट था. इसके चलते हम लोग देखते हैं कि बाय द 15th ओवर 159 रन बन चुके थे और 3 ही विकेट गिरे थे सिर्फ. तो मतलब यू कुड आर्ग्यू कि आखिरी के 5 ओवर में आरआर को आराम से जीतना चाहिए था, आराम से. सैमसन अपनी 100 के पास था, शुभम दुबे भी मार रहा था भाई, तगड़े मार रहा था. मतलब उसको खलील अहमद को इतना डर लगने लग गया था कि 4 लगातार वाइड फेंक दी थी बीच में उसने, इतना डर गया था वो. सो यहाँ से आरआर को जीतना चाहिए था मैच, बट एकदम सी चीज़ें पलट जाती हैं जब 16th ओवर में मुकेश सैमसन को आउट करता है. एंड जस्ट लाइक ऑल दी गेम्स यहाँ पे भी एक ज़बरदस्ती कंट्रोवर्सी होती है. कई लोग कह रहे हैं कि वो आउट नहीं था, वो एक्चुअल में उसका जो पैर था वो बाउंड्री को टच कर चुका था. भाई ट्विटर पे जाओ, देयर आर इनफ इमेजेस जो कि आपको सही एंगल से दिखा देंगे कि वो क्लियरली आउट था. पैर जो फुट है उसका, फीट है जो, और जो बाउंड्री रोप है उसके बीच में आपको गैप डे लाइट दिख जाएगी. मुझे समझ भी नहीं आता लोग ज़बरदस्ती क्यों कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं. मैंने ये केकेआर और आरसीबी वाले मैच में भी कहा था, उस टाइम पे तो मैंने फोटो भी अटैच करी थी. अभी आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट मच फॉर यू. जाके फील फ्री, ट्विटर पे जाओ, आराम से फोटो दिख जाएगी तुम लोगों को. ज़बरदस्ती कंट्रोवर्सी फॉर द क्लिक्स, आई डोंट अप्रिशिएट इट. एंड मेरा तो कोई मतलब मोटिव भी नहीं है डीसी को सपोर्ट करना. डीसी हारती जीतती मेरी टीम फिर भी टॉप टू में ही रहती. बट द पॉइंट इज कि यार हर मैच में, मतलब वो केकेआर और मुंबई वाला मैच में देख रहा था बीइंग अ केकेआर सपोर्टर, कि केकेआर के फैंस वो ट्रोल कर रहे हैं उसको कि भाई वो टॉस फिक्स था. अरे कुछ प्रूफ है?
तुमने देखा है जाके कैमरा से निकल के वहाँ पे देखा था कि उसने कौन सी साइड रखी हुई है? तो ज़बरदस्ती कॉन्ट्रोवर्सी क्यों कर रहे हो? आज भी देयर आर इनफ इमेजेस। वो नारायण वाली जो नो बॉल थी उसमें तो फिर भी मेहनत करनी पड़ी थी थोड़ी सी, मतलब मुझे खुद निकालने के लिए। इसके तो देयर आर इनफ इमेजेस ऑन ट्विटर, जाके देख लो, सर्च करके आराम से मिल जाएगा। क्लियरली आउट था, क्लियरली आउट था। अब वो मिसअंडरस्टैंडिंग उस वक्त गेम के अंदर हो गई तो वो हो जाती है, बट वो प्लेयर्स वहाँ पे रियल टाइम पे हैं, तुम लोग यहाँ पे टीवी पे देख रहे हो यार, फिर भी कॉन्ट्रोवर्सी कर रहे हो। तो आई थिंक इट वॉज क्लियरली आउट। एंड द गुड पार्ट फॉर डीसी वॉज कि इसके बाद लगातार विकेट्स आते हैं। ठीक है, खलील जो है वो 17वां ओवर डालता है, यहाँ पे दुबे को आउट कर देता है वो, जो कि ही वॉज ऑन फायर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। और फिर ना मैच एकदम से इंटरेस्टिंग हो गया, बिकॉज फिर अपना क्या वो फ्रेजर करके जो नाम है उस बंदे का, मैं बाबा नाम भूल जाता हूँ उसका, प्लस पॉवेल, इन दोनों के ऊपर गेम था सील ऑफ करने के लिए। एंड फिर आता कुलदीप यादव बॉलिंग द 18th ओवर। ये पहली बात तो मास्टर स्ट्रोक बाय ऋषभ पंत, बिकॉज एक स्पिनर से आपने उस विकेट पे जहाँ पे इतने ज़्यादा रन पड़ते हैं 18वां ओवर देना बहुत बड़ी बात है। एंड देन हैट्स ऑफ टू कुलदीप यादव, भाई इस ओवर की वजह से अकेले मैन ऑफ द मैच ले गया बंदा। पहले तो वो फ्रेजर है जो भी उसका नाम है उसको आउट करता है। बाय द वे प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स उसका प्रोनाउंस कैसे करते हैं नाम एग्जैक्टली। एंड देन अश्विन को आउट करता है सेम ओवर के अंदर। एंड आई थिंक रन भी सिर्फ 4-5 ही दिए थे। एंड इट वॉज सच अ गुड ओवर कि आखिरी के जो 2 ओवर बचे हुए थे उसके लिए देयर वॉज जस्ट टू मच लेफ्ट फॉर पॉवेल टू डू, विच नेचुरली मेंट कि वो प्रेशर के अंदर आएगा, इन फिर अल्टीमेटली आउट हो भी जाता है। एंड द फनी पार्ट इज कि डीसी एट द एंड ऑफ द डे 20 रन से जीती है भाई, मतलब बहुत ही वन साइडेड विक्ट्री हो गई है। तो एंड यू वंडर कि ऐसा कैसे, ये क्या जादू हो गया एंड ये क्या अंडरडॉग्स के साथ चल रहा है। आई थिंक इट इज गुड फॉर आरआर टू हैव वन बैड डे, मैं अभी भी यही कहूंगा। सेमीफाइनल्स में आके फाइनल्स में आके बॉटल करने से अच्छा है अभी 1-2 मैचेस हार जाओ, रियलिटी चेक मिल जाएगा, गलतियां फिक्स हो जाएंगी। यू डोंट वांट टू सी कि आप नॉकआउट्स में जाके फिर दोनों एलिमिनेटर भी हार गए, पहला प्लेऑफ भी हार गए। इन सेइंग दैट, क्या हम लोग आरआर का वो जो चोकिंग नेचर है, जो बॉटलिंग नेचर है, वो हम देखने को मिल रहा है? हाँ, ये फैक्ट है। ये कोइंसिडेंस नहीं होता कि हर साल ऐसा क्यों हो जाता है कि आर की टीम इतनी अच्छी और एंड में आते आते दोबारा थोड़ा सा हारना शुरू कर देते हैं। दिस इज नॉट अ कोइंसिडेंस, दिस इज अ पैटर्न। अगर सिर्फ इस साल हो रहा था तो मैं मानता कि चलो नहीं, फिर तो कोई कहने का पॉइंट नहीं है। बट अगर हम लोग हर साल देखते हुए आ रहे हैं पिछले कुछ सीजन से, तो ये पैटर्न है भाई। एंड दिस इज वॉट वरीज मी अबाउट आरआर, एंड दिस इज वाई आई फील दैट दे मे नॉट विन द आईपीएल, बिकॉज दे विल चोक एट द क्रूशल स्टेज। उससे पहले डोमिनेट कर रहे होंगे। लास्ट ईयर तो इतना बुरा चोक कर रहे थे कि क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। इस साल चलो क्वालिफाई करेंगे एंड होपफुली टॉप 2 में तो रहेंगे ही रहेंगे, बट आर दे गोइंग टू विन द आईपीएल? आई डाउट यार, आई जेन्युइनली डाउट। एज फार एज डीसी इज कंसर्न, लगे रहो भाई, अभी तो हर एक मैच काउंट करता है। एंड अभी हेड टू हेड मैचेस भी आएंगे, आई थिंक एलएसजी के साथ भी आएगा, तो डायरेक्ट 4 पॉइंटर्स होने वाले हैं। तो इफ दे कीप विनिंग, क्या पता क्वालिफाई कर जाए यार, दे हैव एन आउटसाइड चांस। बहुत छोटा चांस है लेकिन क्या पता कर जाए, हु नोज। सो लेट्स सी। मूविंग टू द प्रीव्यू फॉर एसआरएच वर्सेस एलएसजी। हमने अभी 4 पॉइंटर्स की बात करी, ये जेन्युइन 4 पॉइंटर है। मैं जेन्युइनली फील करता हूँ ये मैच जो जीतेगी ना टीम, वो ऑलमोस्ट गारंटीड है क्वालिफाई करना, लाइक 99% गारंटीड है। और जो टीम ये मैच हारेगी वो जेन्युइनली मिस आउट कर सकती है प्लेऑफ्स के लिए। क्यों? बिकॉज ये दोनों टीम्स के सेम पॉइंट्स हैं इन द सेम नंबर ऑफ गेम्स, और उतने ही नंबर ऑफ मैचेस और उतने ही नंबर ऑफ पॉइंट्स सीएसके के भी हैं। और ये तीनों टीम्स में से कोई 2 ही जा सकती हैं। पीछे से डीसी भी बाय द वे चढ़ रही है। कंपटीशन इतना इंटेंस है कि इनके आपस में जितने भी मैचेस हो रहे होंगे ना, उसमें अगर मान लो कि एसआरएच मान लो फॉर एग्जांपल जीत जाए मैच, तो वो खुद तो 2 पॉइंट जीत ही रही है, साथ ही साथ एलएसजी के 2 पॉइंट खा भी रही है। तो इफेक्टिवली 4 पॉइंट का गैप हो सकता है वर्चुअली, विच इज़ वाई आई थिंक ये मैच जो भी जीतेगा, दे विल बी मोस्ट लाइकली कन्फर्मिंग देयर क्वालिफिकेशन फॉर द प्लेऑफ्स। ऑन दी अदर हैंड जो हारने वाला है, फिर तो आप डीसी से भी फाइट करने वाले हो भाई सर्वाइवल के लिए, और ऊपर सीएसके और दूसरी टीम तो होंगे ही होंगे। सो बहुत ज़्यादा क्रूशल है दोनों टीम्स के लिए मैच जीतना। एंड ऑन दैट क्रूशल नोट वील स्टार्ट द सेगमेंट। वील स्टार्ट विद द पिच एंड द कंडीशंस। देखो, एसआरएच अपने होम ग्राउंड में मैच खेल रही है। इस सीज़न की ट्रैजेक्टरी तो यही रही है कि बहुत ही ज़्यादा हाई स्कोरिंग होती है, विकेट एकदम पाटा विकेट होती है, बैटिंग फ्रेंडली। बट जो बीसीसीआई के डायरेक्टिव्स आए हैं रिसेंटली, मैंने पिछले पॉडकास्ट में कहा था कैसे ये कोइंसिडेंस नहीं है कि हर जगह, हर सिटी में, हर स्टेडियम में
एक साथ ही अचानक से जो है 250 रन क्यों नहीं बनने, मतलब 250 रन बनने बंद क्यों हो गए? 180-200 पे रुक जा रही हैं टीम्स। क्लियरली बीसीसीआई ने हर किसी क्यूरेटर को बोला होगा कि पिचेस थोड़ी सी बॉलिंग फ्रेंडली भी बनाओ, एंड सो मुझे लगता है वो ट्रेंड कंटिन्यू होगा, एंड शायद इस विकेट पे हमें अब 250 रन देखने को तो नहीं मिलने वाले। इन सेइंग दैट मैं फिर भी कहूँगा इस विकेट पे आई थिंक जो सेफ स्कोर होना चाहिए, या फिर जो मिनिमम स्कोर होना चाहिए रादर क्लोज टू पार, इट शुड बी अराउंड 200 ओनली। 200 से नीचे नहीं हो सकता अभी भी, 200 तो होना ही चाहिए। तो पिच कितना भी तुम बॉलिंग फ्रेंडली कर लो, इतना तो नहीं करोगे कि मतलब 150 पे आ जाओ। आई थिंक 200 के आसपास एम करना चाहिए, अनलेस ड्रास्टिकली कोई डिफरेंट पिच ही खिला दी जाए। बट द सेफ स्कोर और अदर द मिनिमम स्कोर दैट यू शुड बी टारगेटिंग टू क्रॉस अराउंड 200। 220 बन जाए तो बहुत ही बड़ा बोनस है, बट 200 तो कम से कम होने चाहिए। एंड यहाँ पे टॉस जीत के आई थिंक चेस करना चाहिए। अब ये डिसीजन लेना तो मुश्किल नहीं है। LSG लाइक्स टू चेस, दे हैव ओपनली सेड दिस। एंड SRH के ऊपर भी अब वो बर्डन नहीं है कि हम पहले बैटिंग करके बड़ा अच्छा करते हैं तो हम तो पहले बैटिंग ही करेंगे रिगार्डलेस ऑफ द कंडीशंस। वो भी चीज़ एक्सपोज होते जा रही है धीरे धीरे। अब तो जीतना होगा तो चेस करके भी जीत लेंगे, हारना होगा तो वैसे भी नहीं जीत पाएंगे। सो आई थिंक चेस ही करना चाहिए दोनों टीम्स को, जो भी टीम जीतेगी वो डिसीजन सेम रहेगा। अगर हम लोग सेकंड सेगमेंट पे चले, विच इज़ द हेड टू हेड रिकॉर्ड, इन दोनों टीम्स के बीच में 3 मैचेस हुए हैं, ठीक है। मैं एज अ KKR फैन सोचता था कि LSG ने हमें 3 बार हरा रखा है, हम कब हराएंगे। मुझे अभी रिसर्च करते पता चला कि SRH को भी LSG ने 3 बार हरा रखा है भाई। 100% रिकॉर्ड है इनका SRH के अगेंस्ट। SRH आज तक एक बार भी LSG से कभी जीती नहीं है। एंड KKR वाले में ये था कि चलो एटलीस्ट एकाना वगैरह में मैचेस नहीं हुए थे तो एक कोई फ्रेश हिस्ट्री थी। यहाँ पे राजीव गांधी स्टेडियम में मैच हो चुका है इन दोनों के बीच में लास्ट ईयर, और उसमें भी LSG जीती थी। तो इस स्टेडियम पे भी SRH आज तक LSG से कभी जीती नहीं है, ऑल्दो मैच एक ही हुआ है, बट हिस्टोरिकली दे हैव 100% फेलियर रिकॉर्ड अगेंस्ट LSG। दैट वाज क्वाइट शॉकिंग टू मी कि इतना कैसे डोमिनेट कर रही है LSG इनको। एंड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टैट था, इन जो दोनों के बीच में जो 3 मैचेस हुए हैं, 3 मैच मतलब 6 इनिंग्स, 6 बार बैटिंग करी लोगों ने। उन 6 इनिंग्स का जो हाईएस्ट स्कोर है ना वो 185 का है। मतलब बिल्कुल भी आज के स्टैंडर्ड से सबसे हाई स्कोरिंग नहीं है। एंड आई थिंक ये मोस्ट लाइकली ब्रेक होने वाला है इस सीजन में, बिकॉज इस सीजन के एक्सपेक्टेशन और स्टैंडर्ड्स और कंडीशंस अलग हैं। बट इट गोज ऑन टू शो कितना नर्वी और कितना क्लोज ये बैटल हमेशा से होता हुआ आया है। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि क्या रिजल्ट और क्या नेचर रहेगा इस मैच का। मूविंग टू द थर्ड सेगमेंट विच इज़ द प्लेइंग 11s। क्या प्लेइंग 11s होनी चाहिए दोनों टीम्स की। स्टार्ट करते हैं LSG के साथ। यहाँ पे मैंने जैसे लास्ट टाइम कहा था, मैं फिर से कहूँगा, KL राहुल के साथ ओपनिंग कराओ काइल मेयर्स से। मेरे को नहीं समझ में आ रहा क्यों काइल मेयर्स को ट्राई नहीं कराया जा रहा। क्लियरली जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है LSG की, जो कि अभी मैं स्ट्रैटेजी के टाइम पर डिस्कस करूँगा, उसका सोल्यूशन काइल मेयर्स है, हैंड्स डाउन। कुलकर्णी नहीं है उसका सोल्यूशन। सो मेयर्स टू ओपन विद KL राहुल। 1 डाउन पे स्टॉइनिस, 2 डाउन पे हुडा, नंबर 5 पे 3 डाउन पे हमारे पूरन आ जाएंगे, उसके बाद बदोनी आएंगे नेचुरली, फिर कुणाल पांड्या एट नंबर 7, नंबर 8 पे मैं नवीन उल हक को खिलाने वाला हूँ। इसका चलते हुए हमारी बैटिंग जो डेप्थ है ना वो भी बढ़ जाएगी, एंड इफेक्टिव बॉलिंग ऑप्शन है। सॉल्ट के अगेंस्ट बड़ी अच्छी बॉलिंग करी थी लास्ट मैच में, इनफैक्ट रसल और रिंकू को भी आउट किया था। तो नवीन उल हक इज इन फॉर्म, उसको तो डेफिनेटली खिलाना चाहिए। फिर जो 3 हमारे बॉलर्स होंगे, यश, बिश्नोई और मोहसिन। मोहसिन आई एम अज्यूमिंग कि ही शुड बी फिट, जो उनका वो कंकशन वाला चीज़ हुई थी KKR के अगेंस्ट, होपफुली ही विल बी फिट, सो ही विल प्ले, वरना वो अरशद खान वगैरह कोई भी खेल सकते हैं। एंड इम्पैक्ट प्लेयर में कुलकर्णी को लाने वाला हूँ, ठीक है। आप कहेंगे ओपनिंग तो मेयर्स और KL कर रहे हैं तो कुलकर्णी का लाने का पॉइंट क्या है। देखो पॉइंट बेसिकली ये है, इस जो टीम है इंक्लूडिंग द इम्पैक्ट प्लेयर, इन 12 प्लेयर्स में हमारे पास 8 बॉलिंग ऑप्शंस होंगे। यश, बिश्नोई, मोहसिन, कृणाल, नवीन, हुडा, मेयर्स एंड स्टॉइनिस, 8 ऑप्शंस हैं बॉलिंग के, और नंबर 9 तक बैटिंग भी है। नवीन उल हक नंबर 9 पे आएंगे बैटिंग करने के लिए। आप इमेजिन करो कितने ज़्यादा डेप्थ है टीम के अंदर, कितने सारे ऑप्शंस हैं। एंड आप कहोगे यार हर बार ये ऑप्शन की क्या बात आ जाती है, हर बार डेप्थ की क्या बात आ जाती है। आई थिंक LSG के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेट्स कम टू द स्ट्रैटेजी नाउ। वाई एम आई सेइंग कि ये डेप्थ होनी ज़रूरी है, बिकॉज KL राहुल जो चीज़ इंटरव्यू में खुद एक्सेप्ट करता हुआ आ रहा है ना कि हम लोग को ऑल आउट इंटेंट दिखाना पड़ेगा, स्ट्राइक रेट बढ़ानी पड़ेगी,
उसके लिए एक बहुत बड़ा प्री रिक्विजिट ये है कि आपकी बैटिंग में इतनी डेप्थ होनी चाहिए कि जो लोग ऊपर बैटिंग कर रहे हैं उन्हें डर ना हो कि हम आउट हो जाएं, तो पीछे बैटिंग को संभालने के लिए नहीं है, वरना वो रिस्की शॉट कैसे खेलेगा। एंड जब नंबर 9 तक बैटिंग है ना, तो आपके पास कोई बहाना नहीं है रिस्की शॉट ना खेलने का। एंड फिर सोने पे सुहागा और लगा दो, काइल मेयर्स को खिलाओ ओपनिंग पे, ताकि एक वो पावर हिटिंग का ऑप्शन दे आपको पावर प्ले के अंदर। एक्सप्लॉइट तो करो फील्ड को। केएल राहुल को मैं ये कहूँगा, ट्राई तो पूरा कर रहा है वो इंटेंट दिखाने का, बट तुम नोटिस करना पिछले 3-4 मैचेस से उसके स्ट्राइक रेट पावर प्ले के बाद हमेशा 100-120 के बीच में ही होती है, चाहे कितना भी ट्राई कर ले। समहाउ वो स्ट्राइक रेट हमेशा गिर के 100-120 पे आ जाती है। तो क्लियरली इट इज नॉट वर्किंग। तो एक ऐसे बंदे को लेके आओ ना जो एक्सप्लॉइट कर सके। पहले पावर प्ले के अंदर ही तुम प्रेशर बना देते हो स्टॉइनिस और पूरन के ऊपर, तो कहाँ से बार बार 200-220 बनाओगे। इसीलिए ह्यूमिलेट होकर हारे के अगेंस्ट। तो मेयर्स का आना और साथ ही साथ ये कुलकर्णी का, ही कुड मे बी इवन प्ले एज अ फ्लोटर इफ यू वांट टू, चाहे तो उससे ओपन करा दो या फिर वन डाउन ले आओ, जो चाहे करो। बट हैविंग दीज बैट्समैन, बिकॉज अगर हम ऑल आउट जाने वाले हैं इंटेंट के साथ, तो मोस्ट लाइकली पावर प्ले में विकेट गिरेगा भी, तो मोर और लेस कुलकर्णी वन डाउन में आएगा तो भी इट इज मोर और लेस लाइक एन ओपनिंग स्लॉट, डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। द डेप्थ विल बी वेरी क्रूशियल, very very crucial if KL Rahul wants to do what he actually is saying, and I think वो crucial होगा भी SRH के अगेंस्ट, क्योंकि SRH तो वैसे भी छोड़ने वाली है नहीं अगर नहीं हुआ तो। सेकेंड पॉइंट विल बी, बॉलिंग में आपके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं, डोंट रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ जस्ट टू द मेन स्टेज कि भाई मोहसिन खान, यश ठाकुर, कोई इनमें से कोई बहुत बड़ा एक्सपीरियंस इंटरनेशनल पेसर तो है नहीं। तो अगर बाय चांस इनकी पिटाई हो रही है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं इनसे पूरे 4 ओवर कराने में, फिर मेयर्स आपको ओवर बॉलिंग करा के दे सकता है। इसीलिए अनदर रीज़न वाई मेयर्स को खेलना चाहिए। फास्ट क्विक हिट द डेक बॉलिंग भी दे सकता है आपको वो। सच अ यूटिलिटी प्लेयर दैट आई डोंट नो वाई इज नॉट बीइंग यूटिलाइज्ड बाय एलएसजी। स्टॉइनिस को यूज़ कर सकते हो आप, हुडा को यूज़ कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन हैं, बी ओपन टू इट। मूविंग टू एसआरएच की क्या लाइनअप होनी चाहिए। ट्रैविस हेड एंड अभिषेक शर्मा विल बी ओपनिंग, इस पर कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा। वन डाउन पे मैं लाऊंगा ग्लेन फिलिप्स को। मैंने लास्ट मैच में भी कहा था जब एमआई का प्रीव्यू कर रहा था मैं, एमआई एसआरएच का, ग्लेन फिलिप्स को खेलना चाहिए, क्यों वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा आगे अभी। उसके बाद क्लासन आएंगे, नीतीश रेड्डी आएंगे, फिर अब्दुल समाद आएंगे, शहबाज अहमद एंड पैट कमिंस। ये हमारे मतलब नंबर 8 तक बैटिंग की डेप्थ हो जाएगी पूरी। फिर भुवनेश्वर कुमार, नटराजन एंड उनादकट, तीनों पेसर हमारे और आ जाएंगे। एंड इम्पैक्ट प्ले पे आज मैं लेके आऊँगा मयंक यादव कह रहा हूँ मैं, मयंक मार्कंडे को, जिसको मैंने खुद थोड़ा सा स्केप्टिक रहा हूँ रिसेंटली। क्यों लेके आ रहा हूँ, अबाउट स्ट्रेटजी भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि अभी मैंने इसी पॉडकास्ट में, अभी जब हम लोग एमआई एसआरएच का रिव्यू कर रहे थे तो मैंने बोला था, डोंट गो बैक ऑन योर आइडेंटिटी, डोंट गो बैक ऑन योर वर्ड। अपने उसूलों से, अपनी आइडेंटिटी से सच्चे रहो और अपनी बात पे खड़े होकर दिखाओ, वरना ये सब ढोंग था एक। एसआरएच का सबसे बड़ा पॉजिटिव, जो कि मतलब मी नॉट बीइंग एन एसआरएच फैन, मैं भी सपोर्ट कर रहा था एसआरएच को इस बात के लिए कि यार ये टीम ऐसी है जो कि ऑल आउट इंटेंट के साथ जाती है, निडर रुके खेलती है, डिपेंड नहीं करती पिच और कंडीशंस पे, खुल के खेलते हैं और सबको सिखा रहे हैं कि मॉडर्न T20 गेम कैसा होना चाहिए। 1-1.5 मैच क्या हार गया भाई, तुरंत कायरों की तरह पलट के जो है अपने पुराने ये अडेप्टेबिलिटी दिखानी पड़ेगी, ऐसा खेलना पड़ेगा, वैसा खेलना पड़ेगा। इन झमेलों पे क्यों पड़ रहे हो? दिस वॉज नेवर सपोज टू बी यू, दिस वॉज नेवर सपोज टू बी आइडेंटिटी। तुम 300 रनों की बातें करते थे भाई, एंड वन सेकेंड, 300 रन बातें करने का तो ये नहीं कि 300 मार के दिखाओ। इट रिप्रेजेंट्स द आइडिया, द आइडियोलॉजी, द आइडियोलॉजी बिहाइंड इट नीड्स टू बी इम्प्लीमेंटेड इन एवरी सिंगल गेम। वो मुझे नहीं होता हुआ दिख रहा। एंड कोइंसिडेंटली, बिलीव इट और नॉट, लाइक इट और नॉट, एसआरएच वो 2-3 मैचेस हार भी रही है रिसेंटली। गो बैक टू आइडेंटिटी। हार गए कोई बात नहीं, कोई शर्म नहीं है, एटलीस्ट अपने शब्द से तो सच्चे हो। ये तो वरना सबसे बड़ा ढोंग तो उससे कोई था ही नहीं। फिर एसआरएच के फैंस की क्या हाइप थी, वो बेचारे क्यों हाइप हो उतना ज़्यादा। सबसे लड़ गए सोशल मीडिया पे एसआरएच के फैंस, इस साल हम ये करेंगे वो करेंगे, अब तुम उन्हें डिसअपॉइंट कर रहे हो। तो आई थिंक एसआरएच शुड गो बैक टू द आइडेंटिटी, प्ले fearless cricket, don't care about the toss or the pitch or the conditions or the opposition. जो गेम को है ना उसको अपने टर्म्स पे खेलो, वो चीज़ वापस लेके आओ, वरना मुझे लगता नहीं कि ये गेम ऐसे निकाल पाएंगे, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, ग्लेन फिलिप्स क्यों होना चाहिए, इसी रीज़न की वजह से जो मैंने बोला, ऑल आउट इंटेंट लेके आओ, अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी लेके आओ। ग्लेन फिलिप्स विल बी क्रूशियल हेयर। मयंक अग्रवाल या अनमोल प्रीत वो चीज़ आपको करके नहीं देंगे।
एक फॉरेन एक्सपीरियंस पावर हिटर हमें चाहिए, वरना फिर क्या होता, ओपनर चले तो चले, वरना पूरी टीम ठुस। वो तो एक्सपोज हो चुका है। आई थिंक पहले कई लोग मेरे से अग्री नहीं कर रहे थे, मैं आईपीएल के पहले से बोल रहा था, आई थिंक अब तो अग्री कर ही रहे होंगे। अब कोई चॉइस ही नहीं है, एक्सपोज हो गई ये चीज़। ग्लेन फिलिप्स को लेके तो आओ, और नहीं लाना तो मार्करम को ही ले आओ वापस भाई, लेकिन ये यानसन को खिलाने का कोई पॉइंट नहीं है। तो आई थिंक यहाँ पे ग्लेन फिलिप्स प्लस ही कैन बॉल एज वेल, बॉलिंग करके दे सकता है 2-3 ओवर। आई थिंक ही इज बेटर देन मार्करम राइट नाउ बॉलिंग के मामले में। एंड फील्डिंग में तो ऐसे सबको पता ही कितना है। देयर इज नो रीजन वाई ही शुड नॉट बी ट्राइड भाई, देयर इज नो रीजन वाई ही शुड नॉट बी ट्राइड। सो आई विल डेफिनेटली हैव ग्लेन फिलिप्स देयर, वो आइडेंटिटी के साथ हेल्प भी करेगा इनको। एंड मार्कांडे क्यों लिया मैंने, मयंक मार्कांडे? देखो मयंक मार्कांडे ने कुछ मैचेस में अच्छे विकेट लिए, बट बहुत एक्सपेंसिव रहा है, विच इज़ वाई वन से नो क्वेट्जे वाली बात हो जाती है कि विकेट ले भी रहा है बट एट व्हाट कॉस्ट, कुछ हो तो रहा है नहीं। एंड सो इस मैच मेरा पर्पस ये है, नाउ दैट यू आर वंस अगेन गोइंग टू प्ले अग्रेसिव क्रिकेट होपफुली, विच इज व्हाट आई एम प्रीचिंग, गो ऑल इन विद द बॉल एज वेल। एक मस्ट विन गेम में एक रिस्की बट एक विकेट टेकिंग ऑप्शन को यूज करना, इससे गट्सी कॉल कुछ नहीं हो सकती। एंड यस इसमें रिस्क है, बट अगर ये पे ऑफ कर गया ना तो एसआरएच को बहुत हेल्प मिल जाएगी मैच जीतने में। एंड आई थिंक पैट कमिंस को जो अपनी स्पीचेस हैं उस पर खड़ा उतरना चाहिए और एक गट्सी कॉल लेनी चाहिए। आई थिंक मयंक मार्कांडे इज अ विकेट टेकिंग ऑप्शन इन दिस गेम, मेरी गट फीलिंग भी है, उसे खिलाना चाहिए। आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर ना खेले, बट आई थिंक वो एक ट्रम्प कार्ड हो सकता है जिसको ज़रूर ट्राई करना चाहिए, चाहे एज एन इम्पैक्ट प्लेयर ही करो, बट करो ज़रूर। एंड भले ही शायद 2-3 ओवर में रन खाएगा, लेकिन आपको क्रूशल विकेट्स निकाल के दे देगा। प्लस द बेनिफिट विद एलएसजीएस कि उनके टीम में बहुत ज़्यादा सुपरस्टार्स वैसे भी नहीं है। सो से इफ यू गेट स्टॉइनिस और पूरन आउट, उनके सराउंडिंग जो इंडियन कोर है वो इतना स्ट्रॉन्ग है नहीं, जस्ट लाइक एसआरएच। एंड सो मयंक मार्कांडे का थोड़ा पिट के वो दोनों विकेट ले भी लेता है ना, तो कोई बहुत बड़ा हार्म है नहीं। एंड सो आई वुड से कि ट्राई मयंक मार्कांडे इन दिस गेम, लेट्स सी क्या होता है। मूविंग टू द नेक्स्ट सेगमेंट विच इज द की बैटल्स। वो कौन से 4-5 की बैटल्स हैं जो कि इस गेम को डिसाइड कर सकते हैं। सबसे पहला की बैटल होने वाला है ट्रेविस हेड वर्सेस नवीन उल हक। मैंने नवीन उल हक को जो बॉलिंग करते हुए देखी थी केकर के अगेंस्ट, ही वाज वन ऑफ द बेटर बॉलर्स जिसने कुछ हद तक रन रेट को रोका भी और क्रूशल विकेट्स निकाल के दिए। पावर प्ले में भी बॉलिंग करी थी, जो बॉल उसने सॉल्ट को डाली थी ना, वो स्लो डिलीवरी अगर आपको याद हो तो। आई वॉन्ट टू सी दैट मिक्स ऑफ पेस अगेंस्ट ट्रेविस हेड इन द पावर प्ले, एंड आई वुड बी रियली इंटरेस्टेड टू सी ट्रेविस हेड कैसे काउंटर करता है उसको। वो मारने पे आया तो कुछ मैटर ही नहीं करेगा, बट वो जब वल्नरेबल होता है ना, दिस मिक्स ऑफ पेस कुड प्ले अ बिग रोल इन गेटिंग हिज विकेट। डोंट बी सरप्राइज अगर कपल ऑफ क्विक डिलीवरीज फिर एकदम से एक कटर आती है जिसमें ट्रेविस हेड बैट पहले चला देता है, एज लग के बॉल खड़ी हो जाती है एंड आउट हो जाता है। ऐसा विकेट हमें पॉसिबली देखने को मिल सकता है अगर नवीन उल हक चलता है तो। नेक्स्ट इज गोइंग टू बी क्लासन वर्सेस बिश्नोई। क्लासन हैज बीन स्ट्रगलिंग विद द स्पिनर्स लेटली, और ये कोइंसिडेंस नहीं है, बिकॉज पिचेस को जरा सी हेल्प क्या मिलनी शुरू हो गई एंड वहां पे फॉरेन बैटर्स एक्सपोज होने शुरू हो जाते हैं। क्लासन को अगर आउट करना है तो बिश्नोई विल बी की इन द मिडिल ओवर्स। कुड बी कि शायद उसकी बॉलिंग आई ना तब तक, पहली आउट हो जाए, बट डेफिनेटली अगर ऐसा होता है कि वो टिकता है गेम में और जब बिश्नोई मिडिल ओवर्स में आएगा, दिस इज गोइंग टू बी अ बिग मैचअप। अगर क्लासन को जल्दी आउट कर दिया, वी कैन सी अनदर कोलैप्स बाय एसआरएच, वेरी क्लियरली वी कैन सी दैट। बहुत पॉसिबल है, बहुत बड़ा बैटल होने वाला है। शायद ये ट्रेविस हेड और नवीन उल हक के बैटल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा ये वाला बैटल, ठीक है। नेक्स्ट इज गोइंग टू बी स्टॉइनिस द बैट्समैन वर्सेस भुवनेश्वर कुमार। भुवनेश्वर कुमार ने जो बॉलिंग करी थी मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट, उसका 70% भी कर देगा ना, डेफिनेटली स्टार्टिंग के पावर में 1-2 विकेट्स गिर जाएंगे, डेफिनेटली। स्टॉइनिस बीइंग देयर मेन प्लेयर राइट नाउ, ऑफ लेट पूरन थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म गया है। पावर प्ले में वो मोस्ट प्रॉब्ली बैटिंग करने आएगा भी, बिकॉज वन डाउन बैटिंग करने के लिए आता है। इट वुड बी सो इंटरेस्टिंग इफ कमिंस डिसाइड्स टू बोल 3 ओवर्स फ्रॉम भुवनेश्वर कुमार और सारा प्रेशर वहीं पे ऐड कर दें कि भाई स्टॉइनिस को आउट कर दो, फिर दिखी जाएगी। कुड बी वेरी पॉसिबल एंड वुड बी अ ग्रेट मूव अगर ऐसा होता है तो। एंड आई कैंट वेट टू सी दे हेड टू हेड बैटल भाई, आई कैंट वेट टू सी। मतलब पावर प्ले में क्या एलएसजी अपना वो जो मैं अप्रोच की बात कर रहा हूँ इंप्लीमेंट कर पाएंगे कि नहीं, उसमें सबसे बड़ी जो बाधा आने वाली है वो भुवनेश्वर कुमार ही है। एंड सो दिस सिंगल हैंडेडली डिसाइड द टेम्पो ऑफ द इनिंग्स कि कितने रन एग्जैक्टली बना सकती है एलएसजी, क्या पॉसिबिलिटीज हैं, बहुत हद तक डिसाइड कर सकता है बैटल। नेक्स्ट इज गोइंग टू बी पूरन वर्सेस कमिंस। पूरन कमिंग इन द मिडिल ऑर्डर एट नंबर 5 मोस्टली,
कमिंस को यूजुअली हमने ऑब्जर्व करा है इस आईपीएल में कैसे यूजुअली वो 9th या 10th ओवर के आसपास डालना शुरू करते हैं बॉलिंग को, कभी कभी पावर प्ले में भी आ जाते हैं, बट मोस्ट लाइकली ही विल बी द वन गोइंग अगेंस्ट पूरन. ही मेक्स श्योर कि वो डेथ ओवर्स में ही बॉलिंग करें, भले भुवनेश्वर कुमार ना करें लेकिन कमिंस जरूर करते हैं. एंड ही हैज़ बीन टेकिंग गुड विकेट्स, इंपॉर्टेंट क्रूशल विकेट्स. पूरन का विकेट उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कमिंस को लेनी चाहिए. एंड लेट्स सी क्या होता है इस वाले में. वंस अगेन कुड डिटर्मिन द फिनिश ऑफ द इनिंग्स फॉर एलएसजी. लास्टली नीतीश रेड्डी वर्सेस कृणाल पांड्या. Nitish Reddy has been one of the better spots for SRH as far as the Indian players are concerned. ऑफ लेट थोड़ा परफॉर्म करके भी दिया मिडिल ऑर्डर में. सपोज क्लासन जल्दी आउट हो जाता है ना, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी नीतीश रेड्डी के ऊपर होगी, चाहो मानो या ना मानो, चाहे ये अच्छी बात हो या बुरी बात हो, बिकॉज पहला सीजन है. उस फेज में बिश्नोई को तो चलो हमने मैचअप बना दिया ऑलरेडी. कृणाल पांड्या हैज़ बीन वेरी अंडररेटेड इन द सेंस कि उसकी इकोनॉमी बड़ी अच्छी रही है. वो विकेट लेने लिए वो अलग बात है, लेकिन रन्स बिल्कुल भी नहीं देता, एकदम चोक कर देता है. एंड एसआरएच एक ऐसी टीम है जिससे चोक होना झेला नहीं जाता, वो विकेट फेंकना शुरू कर देते हैं. नीतीश राणा कह रहा हूँ भाई, वाह. नीतीश रेड्डी को अगर कृणाल पांड्या रन्स चोक करके भी दे देना तो एसआरएच के ऊपर एज अ टीम इतना बड़ा प्रेशर बनने वाला है कि देन समबडी वुड वांट टू प्ले अ रिलीज शॉट एंड कहीं ना कहीं से एक विकेट जरूर निकल के आएगा. देखने में मजा आएगा मिडिल ओवर्स में ये बैटल में क्या निकल के आता है. मूविंग टू द लास्ट सेगमेंट विच इज द प्रेडिक्शंस. एज आई सेड एट द बिगिनिंग ऑफ द सेगमेंट, ये मैच के स्टेक्स पॉसिबली अभी तक जितनी मैचेस उनमें से सबसे हाई है, बिकॉज दोनों टीम्स एक ही स्पॉट के लिए लड़ाई कर रही है एंड दोनों टीम्स के पास अब सिर्फ 3 ही मैचेस बचे हुए हैं. और जो टीम ये मैच हारेगी उसको अपने बचे दोनों मैचेस जीतने पड़ेंगे, एंड दैट इज नेवर अ गुड पोजिशन टू बी इन. फिर बहुत प्रेशर आ जाता है आखिरी 2 मैचेस के लिए. एंड सो द स्टेक्स आर सो हाई दैट यू वुड से शायद जो टीम होम एडवांटेज के साथ है उसको एक अनफेयर एडवांटेज मिल जाए. बट देन दैट गेट्स नेगेटेड विद द हिस्टोरिकल फैक्टर. यहाँ पे एलएसजी कभी हारी ही नहीं है, इनफैक्ट यहाँ पे छोरो कभी नहीं हारी है एसआरएच से, तो आई थिंक वो होम एडवांटेज भी काफ़ी हद तक नेगेट हो जाएगी. अनदर रीज़न इज पिच जो है वो एग्जैक्टली वैसी होने नहीं वाली जो कि घर पे एसआरएच को एडवांटेज दे. सो होम एडवांटेज मुझे लगता है काफ़ी हद तक न्यूट्रलाइज होने वाली है यहाँ पे. सो व्हाट डिफरेंशिएट्स दीज 2 टीम्स. दोनों टीमें बहुत ही बुरी तरीके से हार के भी आ रही है एक मैच. आई थिंक यहाँ पे एक बहुत बड़ा डिफरेंशिएटर होने वाला है, जो जिगरा दिखाएगा ना वो जीतेगा. फॉरगेट द टैक्टिक्स, फॉरगेट द स्किल सेट. जो बंदा करेज दिखाएगा ना यहाँ पे, जो बंदा रिस्क लेने को तैयार होगा ना, वो बंदा ये मैच जीतेगा. एंड आई एम अ बिट अफ्रेड कि एसआरएच शायद अब वो रिस्क लेने को तैयार हो ना. अ टीम जो कि सबसे पहले अपना हाथ खड़ा कर रही थी रिस्क लेने को, वो एकदम से उनको क्या हो गया मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा. एंड आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड पर्सनली. बट समथिंग टेल्स मी कि शायद यहाँ पे एलएसजी के पास से 51 एलएसजी 49 एसआरएच. मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा, थोड़ी सी ऐसी फीलिंग आ रही है. बट इफ देयर इज वन टीम दैट कैन बीट एनीबडी हु आर वन ऑफ द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल टीम्स राइट नाउ, इट इज एसआरएच. एसआरएच इजीली वन ऑफ द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल टीम्स है. कभी भी हार जाते हैं, कभी भी जीत जाते हैं. सो वी कैन नॉट रूल आउट एसआरएच एवर, स्पेशली इन दिस सीजन. विच इज़ वाई मैं सिर्फ 51 का 1% का मार्जिन दे रहा हूँ एलएसजी को, वरना शायद कोई और टीम होती तो मैं थोड़ा ज़्यादा मार्जिन देता. बट लेट्स सी क्या होता है. आई थिंक थोड़ा सा शायद एडवांटेज एलएसजी के पास हो सकता है. टॉस पे भी फर्क पड़ेगा, बट वो तो हम प्रेडिक्ट कर नहीं सकते. लेट्स सी क्या होता है. मूविंग टू द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस पॉडकास्ट विच इज़ अनदर बॉटल जॉब भाई. एज आई सेड दिस पॉडकास्ट इज गोइंग टू बी अबाउट अंडरडॉग्स. डॉर्टमुंड 1-0 पीएसजी के घर पे जाके उनको हराया. इससे पहले अपने घर पे भी 1-0 जीते थे. एंड हु वुड हैव थॉट कि ओवर 2 legs पीएसजी ऐसी टीम को एक भी गोल स्कोर करने नहीं देगी डॉर्टमुंड. किसने सोचा था ये? मैंने तो नहीं सोचा था भाई. दिस इज अ बिग फीट एंड आई थिंक डॉर्टमुंड को बहुत क्रेडिट मिलना चाहिए. मैं इस मैच को ना बहुत ज़्यादा टैक्टिकली एनालाइज नहीं करना चाहता हूँ, बिकॉज जो हुआ अल्टीमेटली उसमें जो नैरेटिव्स हैं वो ज़्यादा आई थिंक इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट है एज अपोज टू व्हाट एक्चुअली हैपेंड एंड व्हाई इट हैपेंड. एंड सो आई फोकस ऑन अ बैलेंस बिटवीन द बोथ. बट वेरी क्विकली जस्ट टू कवर सम टैक्टिक्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल आज पीएसजी की टीम में जो है गोंसालो रैमोस को स्टार्ट करा रखा था, एम्बापे को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दिया था, डेम्बेले राइट विंग पे थी, बारकोला को बेसिकली बेंच पे रखा हुआ था, बेराल्डो को स्टार्ट करा था डिफेंस में, मिडफील्ड तो सेम ही थी.
आई थिंक यहाँ पे ये डिसीजन अच्छा भी था कुछ हद तक, बिकॉज एम्बापे को लेफ्ट विंग पे लाना हमने रिसेंटली नोटिस करा था कैसे वो सेंटर फॉरवर्ड में इतना अच्छा खेल नहीं पाता है, लेफ्ट विंग पे लाना उसको थोड़ा सा फ्री अप कर देता है. सो आई थिंक दिस वॉज अ गुड मूव बाय लुइस एनरिके. बट when the other team is so resolute, is so focused, quite frankly, it does not matter where Mbappe plays. This was one of those performances from Dortmund जहाँ पे शायद कोई भी टीम होती ना, शायद वो आज क्लीन शीट ही रख लेते. They were so good in defense. The Hummels की तो मैं क्या ही तारीफ करूँ, जितनी करूँ उतनी कम है. गोल भी मारा बंदे ने. बट अगर मैं आपको ना स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन भी दूँ ना, आपको उसी से समझ में आ जाएगा कि मैच कैसा था. फर्स्ट हाफ में 61% पोजेशन पीएसजी का था, मतलब कि बॉल बहुत रखी है पीएसजी ने. ठीक है, पिक्चर मतलब इमेजिन करो मेरे साथ जब मैं बोल रहा हूँ. पीएसजी ने 8 शॉट भी लिए, डॉर्टमुंड ने सिर्फ 4 लिए, आधे शॉट्स लिए, मतलब पीएसजी ने डोमिनेट भी करा है. ऑन टारगेट पीएसजी के सिर्फ 3 शॉट थे और डॉर्टमुंड के 2 थे 4 में से. नाउ यू स्टार्ट टू वंडर कि अच्छा मतलब शॉट तो लिए हैं, पोजीशन तो रखा है, बट शायद एफिशिएंसी उतनी थी नहीं एक्चुअली में. और इस चीज़ को मैं फर्दर कंफर्म कर देता हूँ. एक्स जो थी वो पीएसजी की 0.58 की थी, उनकी 0.23 की थी. मतलब कि 12 शॉट्स कंबाइंड इस फर्स्ट हाफ में लिए और आप एक गोल की भी एक्सजी नहीं बना पाए. दैट इज हाउ फर्स्ट हाफ वाज. इट काइंड ऑफ समड अप द फर्स्ट हाफ परफेक्टली. पीएसजी वर इन अ 3-4-3 whenever they were in possession. ऑन पेपर वैसे तो वो 4-3 में थे, बट somebody between नूनो मेंडेस और फाबियन रुइज, वो बेराल्डो और मार्किनोस के साथ एक बैक 3 फॉर्म करते थे. एंड द अदर गाय वुड रन ऑन द लेफ्ट विंग. राइट साइड पे हकीमी होते थे, बीच में पिवट था, डबल पिवट था, विटिनो और ज़ाया एमेरी का, एंड अप टॉप ऑफ कोर्स एम्बापे, गोंसालो रामोस एंड डेम्बेले थे. तो ये 3-4-3 का बड़ा क्लियर कट टेम्पलेट बना हुआ था. एंड डॉर्टमुंड तो अपना 4-3-1 में ही जा रही थी एज ऑलवेज. जो मुझे मेन प्रॉब्लम्स लगी ना पता है यहाँ पे, पीएसजी कुछ बहुत ज़्यादा चैलेंज हुई नहीं थी फर्स्ट हाफ में. डॉर्टमुंड ने कोई बहुत चैलेंज नहीं करा था. द मोस्ट क्लियर कट चांस आई कुड रिमेंबर इज जो वो अदेमियमी जो भी कहते उसका नाम भाई, अडेमियमी जो भी है, उसने एक शॉट लिया था 1v1 डोनारूमा के साथ, जो कि भाई पता नहीं कैसे डोनारूमा ने रोक लिया. बहुत ही तगड़ा सेफ था, जो कि मतलब डोनारूमा हैज़ हैड वन ऑफ द बिगेस्ट डिप्स पोस्ट यूरो 2020 इन माई ओपिनियन. उस बंदे ने इतने अच्छा स्टॉप करा है, तो क्रेडिट टू हिम. बट अपार्ट फ्रॉम दैट ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा चांसेस क्रिएट करें. इनफैक्ट 0.28 की एक्सजी है तो आप समझ रहे हो कि डॉर्टमुंड ने ज़्यादा थ्रेट करा नहीं अटैकिंगली. द मोर कंसर्निंग थिंग वॉज पीएसजी वॉज 1 गोल डाउन कमिंग इन टू दिस फिक्सचर. तो डॉर्टमुंड अगर गोल के चांसेस क्रिएट नहीं कर रही, उनका पूरा हक है भाई, वो ऑलरेडी जीत रहे हैं, उनको ज़रूरत भी नहीं है. बट पीएसजी घर पे खेल के उन्हें तो बेटर करना पड़ेगा ना. एंड दिस इज वेयर द डिसअपॉइंटमेंट बिगिंस. एम्बापे ऑल्दो वॉज much more involved than the first leg clearly. I think इसमें it has something to do with the role as well. इस बार लेफ्ट विंग पे था, but you cannot deny that he was still not up to the mark यार. डेम्बेले का exactly वही जो हम बारसा में देखते थे, वो पता नहीं उस भाई को सिर्फ बारसा के अगेंस्ट चला है, बाकी हर जगह अपना नेचुरल गेम खेला है कि बॉक्स के पास तक तो पहुंचा देगा, फिर वहाँ से या तो एक घटिया सा क्रॉस, घटिया सा कटबैक ट्राई करेगा, ड्रिबल करेगा तो बॉल लूज कर देगा. इट वॉज सो unreal to see Mbappe and Dembele losing so many balls यार. एंड डेम्बेले का तो चलो हम एक्सपेक्ट करते हैं एज बारसा फैंस, बट एम्बापे भी इतना कर रहा है एक क्रूशल मैच में घर पे जब 1-0 अप डाउन हो. थोड़ा सरप्राइजिंग लग रहा था. गोंसालो रामोस को तो मैं क्या ही कहूँ, मतलब सेकंड हाफ में तो आके एकदम गुड गोबर जो करा उस बंदे ने, मैं क्या ही बोलूँ भाई. एक नैरेटिव ये भी होगा कि क्या ही एक्सपेक्ट कर रहे थे तुम मुझसे, हैं इतना तो खेला भी नहीं है वो यूसीएल में, तुम एक्सपेक्ट करोगे सीधा आती हो गोल मारना शुरू कर दे. But there is still a certain level of standard that you have to maintain. I think Gonzalo Ramos was not doing any help to Mbappe and Dembele on the wings. विटीना एक बंदा था जो कि थोड़ा ट्राई करता हुआ दिख रहा था, बट 1 सेकंड विटीना को अगर ट्राई करना पड़ रहा है, दूर दूर से लॉन्ग शॉट मार रहा है, वो ज़्यादा शॉट पावर भी नहीं है उसके पास अभी, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो फिर कि वो गोल मार के देगा आपको. एंड सो पीएसजी इन दैट सेंस वो पैथेटिक, डिस्पाइट नॉट हैविंग टू फेस सो मेनी एडवर्सिटीज वाइल डिफेंडिंग. आप फिर भी अपनी पूरी एनर्जी अटैकिंग पे लगा ही नहीं पाए. सबसे बड़ा इशू मेरे लिए यही था. जो फर्स्ट 30 मिनट्स है वो तो ऐसे ही थे. आई थिंक फर्स्ट 30 मिनट्स के बाद, क्योंकि यार एज अ टीम डॉर्टमुंड की बात करूँ तो आप लगातार 45-90 मिनट तक तो कॉन्सेंट्रेशन नहीं लगा सकते, बहुत मुश्किल हो जाता है ह्यूमनली.
सो एक वो फेज आता है जहाँ पे दूसरी टीम को थोड़ी ओपनिंग मिलती है. देन वी स्टार्टेड टू सी कि थोड़ा सा हाँ भाई डेम्बेले एम्बापे विंग्स पे कट बैक कर रहे हैं, फेक करके पास कर रहे हैं, थोड़े से वो ओपनिंग्स बनने शुरू हो रहे थे. बट वन सेकेंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द फर्स्ट हाफ आते आते फिर से डॉर्टमुंड वर लुकिंग इन क्रूज कंट्रोल. कोई प्रॉब्लम थी नहीं एज सच. दे आर लुकिंग वेरी कंफर्टेबल एंड दैट वॉज द बिगेस्ट पॉजिटिव फॉर मी फॉर डॉर्टमुंड. सिर्फ एक गोल की लीड है, बाहर खेल रहे हो, अंडरडॉग हो, दूसरी टीम में एम्बापे और डेम्बेले से प्लेयर्स कि बारसा को धो के आए अभी. एंड बारसा की भी बात करूंगा अभी जरा मैं इसमें इस कॉन्टेक्स्ट में बाद में. एंड फिर भी आप इतना कंफर्टेबल एंड इतना फोकस्ड लग रहे हो ना अपने डिफेंस में कि भाई आज कुछ भी हो जाए हम गोल नहीं खाने देंगे. सबसे बड़ी ताकत है डॉर्टमुंड की यही थी. फॉरगेट सैंचो, फॉरगेट एनीबडी एल्स, कल्फ्रक जो अपने जिन्होंने गोल मारा था, ब्रांड को भूल जाओ, सब अदमियमी को भूल जाओ. सब ने जो ध्यान दिया है वो था डिफेंसिवली हम कैसे अपना रेजोल्यूट बढ़ा सकते हैं. एंड जहाँ मौका मिलेगा वहाँ गोल मारने जाएंगे. एंड वही होता है सेकेंड हाफ में जब ऑल ऑफ अ सडन ऑन अ कॉर्नर वंस अगेन. पीएसजी के साथ ही मैं 2-3 साल से प्रॉब्लम देखा हूँ जब मेसी भी खेल रहा था. दे आर सो वल्नरेबल ऑन सेट पीसेस, आई डोंट नो वाई. ऑन दिस ओकेजन अब हमिल्स को बॉक्स के अंदर किससे मार्क करवा रहा है? विटीनिया से. उसके आधी हाइट का वो बंदा है. वो यूं ऊपर बॉल देखते देखते लेट गया भाई पीछे, कूद भी नहीं पाया. इट वॉज पथेटिक बाय पीएसजी यार. मतलब मैं इस चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर सकता. एंड अगर आप ऐसा खेल रहे हो तो देन द अदर टीम डिजर्व्स टू विन क्लियरली. हमिल्स ने वो गोल मारा, उसके बाद से देयर वाज नो लुकिंग बैक. फिर उन्होंने ठान लिया भाई अब तो 2 गोल की लीड हो गई, अब तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, अब तो गेम सेट है, अपने हाथों में है गेम. ठीक है. पीएसजी ऑन द अदर हैंड अब जागी कि भाई अब तो 3 गोल मारने पड़ेंगे जीतना है, तो अब नहीं तो कभी भी नहीं. एंड सो वे सी तुरंत उस गोल के आने के बाद कहाँ पीएसजी बैक 3 बना रही थी, अब नूनो मेंडेस भी ऊपर पुश कर रहा है. पीछे सिर्फ 2 डिफेंडर्स हैं, बराल्डो एंड मार्किनियोस. बाकी सारी टीम आगे घुसी हुई है. एंड लक भी कह सकते हो थोड़ा बहुत, बिकॉज पीएसजी ने पता नहीं कितनी इन्फिनिटी टाइम्स तो पोस्ट पे मारा है. एम्बापे ने पोस्ट पे मार दिया, विटीना ने पोस्ट पे मार दिया, नूनो मेंडेस ने भर के मारी थी भाई दूर से, एक वो पोस्ट पे लग गई थी, बहुत ही अच्छा शॉट था वो. ऑल ऑफ दी मतलब मल्टीपल वुडवर्क्स थे. ऐसा नहीं कि एक बार हुआ है, 3-4 बार पोस्ट पे लगी है. और ये मैं मतलब दिस इज ऑल्सो प्रूवन बाय द फैक्ट कि बाय द एंड ऑफ द गेम पीएसजी की एक्सजी जो थी वो 3.22 की हो गई थी. मतलब कि चांसेस अच्छे आए थे सेकेंड हाफ में. दिस इज द बिगेस्ट यू कुड से अनलकी फैक्टर एज वेल एज द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद पीएसजी कि जो चांस आपको मिले उसमें आप क्लिनिकल क्यों नहीं थे. ठीक है, पोस्ट पे लग गए, आप अनलकी थे, बट आप ये भी तो कह सकते हो ना कि आपने फिनिशिंग सही से नहीं करी, आप एफिशिएंट नहीं थे उतना. एट द एंड ऑफ द डे आप ही का तो काम है ना कि बॉल पोस्ट पे ना लगे, गोल के अंदर जाए. आप उसमें फेल हो गए, तो यही तो इशू है. एंड आई थिंक सबसे बड़ा रीजन पीएसजी के हार का यही था, दे कुड नॉट फिनिश देयर चांसेस. इट इज एज सिंपल एज दैट. कोई बहुत ज़्यादा डीप टैक्टिक्स को सोचने की जरूरत ही नहीं है. पीएसजी गॉट प्लेंटी ऑफ चांसेस इन द सेकंड इनिंग्स, सेकंड हाफ, येट somehow they managed to bottle this game. In saying that you cannot question Dortmund कि इन लोगों ने डिफेंस थोड़ा सा लूज कर दिया अपने एंड में आते आते या क्या. भाई ऑफ कोर्स एक टीम घर पे खेल रही है और 2 गोल डाउन है तो वो अटैक करने जाएंगे ही जाएंगे एंड प्रेशर ऐड करेंगे ही करेंगे. उसमें भी क्लीन शीट रखना वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है डॉर्टमुंड के लिए, मैं तो ये कहूँगा. एंड अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा मतलब स्टैटिस्टिकली, और 30 शॉट लिए हैं पीएसजी ने, 30 शॉट्स, और सिर्फ आई थिंक 5 शायद ऑन टारगेट लगे. तो आप खुद समझ लो कितनी कम एफिशिएंसी है. एंड क्या फिर पीएसजी डिजर्व करती है जीतना कि नहीं. 2-3 चीज़ों पर मैं बात करना चाहता हूँ बिफोर आई एंड द पॉडकास्ट. पहली बात तो दिस इज मोस्ट लाइकली गोइंग टू बी अ वेरी बोरिंग फाइनल नाउ, स्पेशली अगर रियल मैड्रिड आज जीत जाती है तो. कहाँ मैं सोचा था पीएसजी वर्सेस मैड्रिड का वो नैरेटिव देखने को मिले. ऑल्दो एज अ बार्सा फैन दोनों ही टीम्स फाइनल में आ रही, बड़ी बुरी बात है. बट एज अ फुटबॉल फैन आई वुड हैव अप्रिशिएटेड मोर अगर पीएसजी वर्सेस मैड्रिड का फाइनल होता तो. अब मैड्रिड और डॉर्टमुंड का फाइनल हुआ तो इट हैज़ नो मीनिंग. या तो फिर बायर्न और डॉर्टमुंड का फाइनल हो तो समझ में भी आता है, बट मैड्रिड और डॉर्टमुंड इज द मोस्ट रैंडम फाइनल एवर यार. सो फाइनल का मज़ा थोड़ा ख़राब हो जाएगा. बट एक अंडरडॉग स्टोरी आई है तो डॉर्टमुंड के लिए तो बहुत खुशी है, बिकॉज हु वुड हैव थॉट जब वो ग्रुप ऑफ डेथ में थे कि वो फाइनल्स में आ रहे होंगे. स्पेशली जैसे उनका डोमेस्टिक सीजन गया है, आई थिंक ये बहुत बड़ी मॉरल विक्ट्री है उन लोगों के लिए. एंड अंडरडॉग्स की तरह ही जाएंगे फाइनल्स में भी.
हु नोस क्या हो सकता है इफ दे हैपन टू विन दिस यूसीएल. वन ऑफ द बिगेस्ट अंडरडॉग स्टोरीज इन रिसेंट ईयर्स, इजीली, कोई क्वेश्चन ही नहीं है एज फार एज पीएसजी इज कंसर्न. एक रीजन है कि पीएसजी को बिगेस्ट बॉटलर्स क्यों कहा जाता है. एंड आई एम सेइंग दिस एज अ बार्सा फैन, जिसके क्लब खुद बहुत बड़ा बॉटल कर चुका है रिसेंट ईयर्स में. बट आई थिंक देयर इज नो डिनाइंग दैट पीएसजी से बड़ा बॉटलर कोई भी नहीं है यार. आई थिंक वी ऑल कैन एग्री ऑन दिस. एंड एम्बापे के लिए मैं कहूँगा कि आज मतलब काफ़ी हद तक किस्मत अपने हाथों में थी यार. यू वुड हैव वांटेड टू प्ले योर नेक्स्ट टीम इन द फाइनल्स आइडियली एंड से अ प्रॉपर गुड बाय टू योर करंट क्लब. एंड आज चांसेस थे और अपने पोस्ट पे मारे हैं. तो ऐसा भी नहीं कि भगवान ने आपको चांसेस नहीं दिए. आई थिंक आज एम्बापे की किस्मत उसके हाथों में थी एंड उसने वो मैसअप कर दिया. एंड आज की जो हार है ना, डिस्पाइट टेकिंग 30 शॉट्स, इतना डोमिनेट करने के बाद भी हारे, एक भी गोल नहीं मार पाए. दिस काइंड ऑफ सम्स अप द करियर दैट एम्बापे हैज़ हैड एट पीएसजी, और रादर व्हाट पीएसजी हैज़ बीन इन द पास्ट 5-6 years सिंस दे हैव बिकम मेन स्ट्रीम. कि भाई आप कितना भी पैसा ले लो, कितना भी वो करिए, फायर पावर ले आओ, स्टार पावर ले आओ, कुछ भी कर लो, एक जो वो आइडेंटिटी बन चुकी है ना क्लब के साथ, दे हैव अ हैबिट ऑफ बॉटलिंग बिग टाइम. वो छूट ही नहीं रही है. एम्बापे के जाने के बाद तो कैसे और मैनेज करेंगे, आई वंडर. क्या लुइस एनरिके खुद इतने टाइम तक रुकेगा? बहुत बड़ी सोचने वाली बात है. एंड एम्बापे शुड नाउ लुक फॉरवर्ड टू मैड्रिड भाई. मतलब दिस इज द फाइनल रिमाइंडर फॉर यू कि आपको क्यों इतने साल नहीं वेस्ट करने चाहिए थे पीएसजी पे. पहले ही छोड़ देना चाहिए था, 1-2 साल पहले ही छोड़ देना चाहिए था. चलो भाई, जब जागो तब सवेरा. लास्ट पॉइंट मैं कहना चाहता हूँ एज अ बार्सा फैन. मैंने अभी रिसेंटली वीडियो बनाई थी पॉडकास्ट में कि कैसे चावी का जो रुकना है बार्सा के लिए, उसमें से मैं कुछ कहा था 7 रीजंस कि ये क्यों गलत है और 4-5 रीजन क्यों ये अच्छा है. अब मैंने बहुत ब्रूटली ऑनेस्ट होकर वो बात करी थी. एंड मुझे पता था कई सारे अंधे बार्सा फैंस जो है चावी को ब्लाइंडली डिफेंड करेंगे कमेंट सेक्शन में आके, एंड वही हुआ. अनदर पॉइंट दैट आई वांट टू ऐड नाउ, अगर ये डॉर्टमुंड, ये डॉर्टमुंड जो है, ये वाली टीम, ये पीएसजी को 2 मैचेस के लिए गोललेस रख सकती है, तो क्या हमारे पास कोई भी एक्सक्यूज बचा है अब यूसीएल से बाहर होने का? कोई भी. वंस अगेन वी आर सीइंग हाउ हम जिस ओपोनेंट से ह्यूमिलिएट होके आए ना, उसी ओपोनेंट को एक दूसरी अंडरडॉग टीम हरा के चली गई. एंड दिस इज वंस अगेन अ रिमाइंडर कि कितने भी बहाने दे दो कि रेड कार्ड हो गया था, प्लेयर्स इंजर्ड थे, इंडिविजुअल मिस्टेक्स, विच इज द डम्बेस्ट आर्ग्यूमेंट एवर बाय द वे. इन सब बातों को बोलते रहो, बट जिस टीम में जिगरा होता है ना, डिटर्मिनेशन होती है, वो जीतना जानती है और वो जीत निकाल लेती है. डॉर्टमुंड ने एग्जैक्टली वही आज प्रूफ करके दिया है. वंस अगेन अ रिमाइंडर टू ऑल द ब्लाइंड चावी फैंस, जिनको लगता है कि जो बंदा चावी को क्वेश्चन कर रहा है वो बार्सा फैन भी नहीं है और बिट्रियल में जीता है. मतलब वो भाई जाग जाओ. ऑन पेपर डॉर्टमुंड में कोई मैच ही नहीं था, वो गोललेस रख के आए हैं 2 लगातार मैचेस तक. बहुत बड़ी बात है ये, बहुत कुछ सीखने को है. मेंटालिटी हमें अपनी बदलनी पड़ेगी. ये विक्टिम माइंडसेट छोड़ो, सीखो इनसे. ऑन दैट नोट आई लाइक टुडेज पॉडकास्ट. होप यू आर लाइक्ड इट. पसंद आया है तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो. चैनल को सब्सक्राइब कर देना याद से. और जो अगला पॉडकास्ट आपको ज़रूर देखना चाहिए इस चैनल से, आपको यहाँ पे दिख जाएगा, उसको भी देखिए, वहाँ भी लाइक करिए, वहाँ भी कमेंट करिए.